बस इस स्टोरी को सिर्फ 5 मिनट देख लो, फिर गारंटी है आपको बहुत मजा आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताओ नेक्स्ट मैनवा कौन सी कवर करूं। डीमन किंग की इमेंस पावर के आगे कोई भी हीरो टिक नहीं सका और इंसानी रेस मुसीबत में आ गई। 1000 बैरियर मेजर्स आगे आए ताकि डीमन रेल्म के खिलाफ एक बैरियर बनाया जा सके और आर्मी को रोका जा सके, जबकि हीरोज की जनरेशन डीमन किंग का सामना करती रही लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। 30 साल बाद हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट ब्लेक आखिरकार जागता है और बैरियर चेक करने के लिए तैयार होता है। वो थोड़ा हैरान होता है कि मॉन्स्टर्स अभी भी इतने एक्टिव हैं। ब्लेक अपनी पावर डालता है लेकिन नोटिस करता है कि बैरियर कुछ कमजोर हो रहा है किसी वजह से। वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि बैरियर को ज्यादा मैजिक पावर क्यों चाहिए। उसे उम्मीद है कि किसी हीरो ने आखिरकार सब कुछ ठीक कर दिया होगा। डीमन कैसल के अंदर एक हीरो डीमन किंग की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाते हैं डीमन किंग खून थूकने लगता है। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वो हार गया, लेकिन जैसे ही वो मरता है हीरो मुस्कुराती है और अपनी जीत सेलिब्रेट करती है। पूरे कैसल पर एक रोशनी की किरण फैल जाती है। ब्लेक का मुंह खुला रह जाता है जब वो मॉन्स्टर्स को मरते हुए देखता है। उसे लगता है हीरो आखिरकार कामयाब हो गया है, इसलिए म्याज़मा खत्म हो रहा है। वो बहुत इम्प्रेस होता है और मानता है कि डीमन किंग आखिर मर चुका है। यही वजह है कि सारे मॉन्स्टर्स गायब होने लगे हैं। ब्लेक को सुकून मिलता है कि उसने किसी तरह इंसानी रेस को अमन दिलाने में मदद की। वो सोचता है कि अब उसे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद कुछ सोल्जर्स आते हैं और गुस्से में प्रोटैगनिस्ट को बताते हैं कि उन्हें अब उसकी जरूरत नहीं है। वो कंफ्यूज होता है, लेकिन वो बदतमीज सोल्जर्स उसे लालची फ्रॉड कहते हैं। हालांकि वो क्लैरिफाई करने की और अपनी मेहनत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हैं और मानते हैं कि वो बस एक यूजलेस और कमजोर बैरियर मेज है। उसे निकाल दिया जाता है बावजूद इसके कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सर्व किया। उसे बुरा फील होता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास अपने पुराने गांव वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो अपने गांव के एडवेंचर गिल्ड में जाता है, लेकिन उसे पूरी जिंदगी सर्व करने के बदले बस कुछ बेकार कॉइन्स मिलते हैं। वो शिकायत करता है, लेकिन वो बूढ़ी रिसेप्शनिस्ट उसकी जॉब की इंसल्ट करती है और उसे चुप रहने का ऑर्डर देती है। प्रोटैगनिस्ट को बुरा लगता है क्योंकि वो जानता है कि ये पैसे सरवाइव करने के लिए काफी नहीं होंगे। वो अपनी पूरी जिंदगी पर सवाल उठाने लगता है और सोचता है कि जो बैरियर उसने मेंटेन किया, क्या उसका कोई मकसद भी था या नहीं। अगले दिन वो हिम्मत जुटाकर गिल्ड में जॉब ढूंढने जाता है, चाहे वो कितनी भी बेकार क्यों ना हो। वो उस बूढ़ी औरत से कुछ काम मांगता है और यकीन दिलाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वो घमंडी बूढ़ी उसे याद दिलाती है कि बैरियर मेजेस बिल्कुल यूजलेस होते हैं। कुछ दूसरे एडवेंचरर्स उसकी हालत पर हंसने लगते हैं और उसकी पूरी जिंदगी का मजाक उड़ाते हैं। प्रोटैगनिस्ट चुप हो जाता है, लेकिन अचानक रॉयल नाइट्स का एक ग्रुप गिल्ड में घुस आता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। वो ब्लेक नाम के मेज के बारे में पूछते हैं, जिस पर सब लोग सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट घबराहट में अपना हाथ उठाता है। वो बताते हैं कि ये हीरो के ऑर्डर्स हैं और उसे उनके साथ वापस चलने को कहते हैं। जो लोग थोड़ी देर पहले उसकी इंसल्ट कर रहे थे, ये सुनकर दंग रह जाते हैं, लेकिन ब्लेक मान जाता है तो नाइट्स इसे कैरेज में बैठने की रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे ही वो गांव से निकलता है, वो अभी भी परेशान है और सोचता है कि उसे अचानक क्यों बुलाया गया। उसे याद आता है कि उसने उस लड़की को एक बार बचाया था, लेकिन शक करता है कि क्या उसे अभी भी याद होगा कि क्या हुआ था। वो कैपिटल में दाखिल होता है और वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। कैसल में एंटर होने के बाद वो सोचता रहता है, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब हीरो उसे एक ब्राइट स्माइल के साथ ग्रीट करती है। वो एक्साइटमेंट से पूछती है कि क्या उसे अभी भी याद है जब उसने उसे मॉन्स्टर्स से बचाया था। वो हाँ में जवाब देता है, जिससे वो खुश हो जाती है। वो अपना शुक्रिया अदा करती है, लेकिन ब्लेक कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एलिस एक्साइटमेंट में बताती है कि उसके साथी भी शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन वो सब जिम्मेदारियों में बिजी हैं। चमकती आंखों के साथ वो लड़की पूछती है कि उसका आगे क्या प्लान है, ये सोचते हुए कि वो अब एक इम्पोर्टेंट फिगर है। लेकिन वो हंसता है और घबरा के कहता है कि वो अभी भी श्योर नहीं है। एलिस एक्साइटमेंट में उसे रॉयल मैजिशियंस कोर्ट ज्वाइन करने की दावत देती है, लेकिन गंथ, जो फिफ्थ डिवीजन का कैप्टन है, याद दिलाता है कि वो बस एक बैरियर मेज है, इसलिए उसे असली मैजिशियंस के साथ नहीं मिलाना चाहिए। एलिस प्रोटैगनिस्ट को डिफेंड करती है और उसकी कोशिशों के बारे में बताती है, लेकिन वो घमंडी आदमी मानता है कि मॉन्स्टर्स बस अंदर आने से डरते थे।
वो मानता है कि बैरियर्स बस थोड़ा सा मैना ब्लॉक करने के काबिल होते हैं, इसलिए वो पूरी तरह यूजलेस हैं। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि 30 साल पहले उनकी रेपुटेशन इतनी खराब नहीं थी। उसे फ्रस्ट्रेशन होती है कि उसने बिना वजह इतनी मेहनत की। गंथर उसे ओल्ड मैन कहता है और सबको बताता है कि उसे शक है कि इस बंदे में कोई स्किल्स हैं भी या नहीं, लेकिन एलिस ब्लेक के हक में बोलती है। वो घमंडी कैप्टन ब्लेक को फाइट में हराने का चैलेंज देता है। उसे लगता है कि एक बूढ़ा आदमी उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक वो ये बैटल जीतने के लिए तैयार ना हो। एलिस पूछती है कि क्या ब्लेक तैयार है। ब्लेक को खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन एलिस को यकीन है कि वो जीतेगा। ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर प्रोटैगनिस्ट शिकायत करता है और रिग्रेट करता है कि वो यहाँ क्यों आया, लेकिन वो घमंडी कैप्टन अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना फायर मैजिक रिलीज करता है और ब्लेक को वार्न करता है कि बाद में रोना मत। ये अटैक हमारे प्रोटैगनिस्ट को सीधा लगता है तो उस कमबैक के चमचे सेलिब्रेट करने लगते हैं। गंथर अपना नार्सिसिस्टिक रवैया जारी रखता है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि वो अभी कामयाब नहीं हुआ। ब्लेक कंफ्यूजन शो करता है, जबकि उस घमंडी आदमी को यकीन नहीं होता क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रोटैगनिस्ट वहीं मर जाएगा। वो डिल्यूजनल बंदा अभी भी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखता है और एक सीरियस अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो ब्लेक को चैलेंज करता है कि जो आ रहा है उसे सरवाइव करके दिखाए और एक साथ कई अटैक्स फेंक देता है। देखने वाले इतने एक्सप्लोजन्स देखकर फिक्रमंद हो जाते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है कि शायद ये बंदा अभी भी फुल पावर यूज नहीं कर रहा क्योंकि ये पावर बहुत कमजोर है। गंथर उम्मीद करता है कि वो आखिरकार मर गया, लेकिन जैसे ही धुआं छटता है, ब्लेक बिल्कुल सही सलामत बाहर आता है, जो उस बंदे को शॉक कर देता है। नायकीनी में वो घबरा के हंसता है और मानता है कि ब्लेक सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने में अच्छा है, लेकिन वो कोई अटैक नहीं कर सकता, इसलिए ये बेमकसद है। प्रोटैगनिस्ट उसकी बातों को सीरियस लेता है और एक बैरियर उसके मुंह की तरफ फेंकता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। बाकी सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन गुंथर खड़ा होता है और फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि ये अनफेयर है क्योंकि बैरियर्स को मूव करना इम्पॉसिबल है। ब्लेक उसे गलत साबित करता है, लेकिन उस आदमी को अभी भी यकीन करना मुश्किल लग रहा है। प्रोटैगनिस्ट उसे याद दिलाता है कि वो पिछले 30 सालों से बैरियर्स लगा रहा है, इसलिए ये आसान है। वो सोचता है कि क्या ये चीटिंग है, लेकिन वो घमंडी आदमी अपने बारे में बातें सुनता है और उसे अनफेयर कहता है। उसे रियलाइज होता है कि वो फंस गया है, तो बाहर निकलने का वाहिद रास्ता ब्लेक को मारना है। उसके आदमी पीछे से हमला करके उसकी मदद करते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। ब्लेक को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन गंथर का चेहरा सफेद पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि बैरियर्स खुद ब खुद एक्टिवेट हो गए हैं। एलिस कैप्टन को याद दिलाती है कि उसे अब और कोई मौका नहीं मिलेगा। वो डेस्परेटेड स्कमबैग अपनी हार नहीं मानता। वो एलिस की नजरों में गिरने से बचने के लिए अपने पास जो कुछ भी है सब लगा देता है। देखने वाले घबरा कर भाग जाते हैं क्योंकि वो इस सब में फंसने नहीं चाहते। गुंथर वो बड़ा हमला फेंकता है, ये उम्मीद करते हुए कि ब्लेक मर जाएगा, लेकिन एलिस को पूरा भरोसा है कि प्रोटैगनिस्ट इसे रोक लेगा। वो याद करती है कि पिछली बार ब्लेक ने उसे कैसे बचाया था और वो देखती है कि ब्लेक ने आसानी से उस घमंडी स्कमबैग को हरा दिया। वो आदमी अपने घुटनों पर गिर जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी मैजिक पावर कुछ भी नहीं है। एलिस ब्लेक की जीत का ऐलान करती है और मानती है कि वो अब स्पेशल कोर में शामिल होने का हकदार है। गुंथर वापस बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे प्रोटैगनिस्ट की अचीवमेंट्स याद दिलाती है। वो स्कमबैग दूसरे बैरियर मेजेस पर सवाल उठाने लगता है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेटर बताता है कि वो सब छोड़कर चले गए। वो बताता है कि उनमें से ज्यादातर मर गए और कुछ ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, इसलिए सब आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए, जिसका मतलब है कि ब्लेक सब कुछ अकेले संभाल रहा था। प्रोटैगनिस्ट को आखिर समझ आता है कि इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। गुंथर से फ्रॉड कहता है, ये कहते हुए कि इतने बड़े एरिया को अकेले संभालना नामुमकिन है क्योंकि वो किंगडम से भी बड़ा था। वो इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन एलिस खुशी से मुस्कुराती है और रियलाइज करती है कि ब्लेक को इसकी एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा अमेजिंग है। कोई आता है और पूछता है कि इतना शोर क्यों हो रहा है। गंथर पहचान लेता है कि ये फर्स्ट यूनिट का कैप्टन लैंसलॉट है। ये पहली बार है कि वो टॉप कैप्टन को देख रहा है। लैंसलॉट एक्सप्लेनेशन मांगता है तो एलिस उसे सारी सिचुएशन बताती है। वो सब समझ जाता है और जान लेता है कि गंथर फाइट हार गया। वो स्कमबैग कुछ स्टूपिड बहानों के साथ बात टालना चाहता है, लेकिन लैंसलॉट उसे कोल्ड स्टीयर के साथ चुप करा देता है। वो ब्लेक को ग्रुप ज्वाइन करने की इजाजत देता है क्योंकि उसने अपनी स्किल्स साबित कर दी हैं। बाकी लोग अभी भी श्योर नहीं है कि एक बैरियर मेज को अंदर आने दिया जाए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट खुश होता है कि उसे ऐसी पोजीशन मिली। वो अपनी स्किल्स पर डाउट करने लगता है, लेकिन एलिस उसे मुबारकबाद देती है और मानती है कि ये उसके लिए आसान होगा। वो सजेस्ट
करती है कि उन्हें एक पार्टी रखनी चाहिए, लेकिन लांसलॉट उससे उसकी ड्यूटी याद दिलाता है और आदमी उसे खींचकर ले जाते हैं। वो लाल बालों वाला आदमी पूछता है कि एलिस ब्लेक के साथ इतना चिपक क्यों रही है। प्रोटैगनिस्ट उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सीरियस कैप्टन अभी भी उसे एलिस से दूर रहने की वार्निंग देता है। गंतर ये इंटरेक्शन देखता है और फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत पीसता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट डॉर्मेंट्री पहुंचता है और अपना रूम ढूंढता है। वो अपनी एज के बारे में बातें सुनता है और थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, इसलिए वो अपना रूम ढूंढता रहता है। वो उसे ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही वो एंटर करता है, स्वेन उसका नया रूममेट पूछता है कि वो कौन है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपनी स्टोरी बताता है, लेकिन स्वेन उसे छोटा कहता है। ब्लेक मान लेता है कि कोई उस जैसे आदमी पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन वो सोचता है कि स्वेन इस बात पर इतना पागल क्यों हो रहा है। वो बच्चा शिकायत करने लगता है कि एक बूढ़ा आदमी उसका रूममेट है। प्रोटैगनिस्ट माफी मांगता है, लेकिन स्वेन शर्मिंदा होकर अपने अल्फाज वापस लेता है क्योंकि ये ब्लेक की गलती नहीं है। वो पॉइंट आउट करता है कि प्रोटैगनिस्ट के बाल बिखरे हुए हैं, इसलिए वो उसके लिए बाल कटने का फैसला करता है। वो बच्चा ब्लेक का लुक चेंज कर देता है और अचानक याद करता है कि वो ट्रेनिंग के लिए लेट हो रहे हैं। वो दोनों तैयार होते हैं और निकलते हैं। ब्लेक की टीममेट्स तेरेसा और क्लैरा हैरान होती हैं कि एक बूढ़ा आदमी उन्हें क्यों ज्वाइन कर रहा है। ब्लेक घबराकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और जैसा एक्सपेक्ट किया था, टेरेसा उसकी एज के बारे में शिकायत करने लगती है और उसे क्रीपी कहती है। क्लैरा उसे रूट कहती है, लेकिन ब्लेक इस नफरत को समझता है क्योंकि वो वाहिद बूढ़ा आदमी है। वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। न्यू कमर्स अफवाहों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मानते हैं कि ये सब झूठ है। दूसरों को शक है कि उसने वाइस कैप्टन को हराया, जबकि स्वेन घबराकर अपनी करियर की फिक्र करता है जब उसे पता चलता है कि ये बूढ़ा एक बैरियर मांगे है। गुंथर की आंखों में बदले की आग जल रही है। अनाउंसर एक्सप्लेन करता है कि वो सब नए हैं, इसलिए उनके डिविजन्स रिजल्ट के बाद असाइन होंगे। ब्लेक को एहसास होता है कि अभी लंबा सफर बाकी है। वो आदमी अनाउंस करता है कि वो अगले 2 हफ्तों के लिए मेका फॉरेस्ट में सर्वाइवल टेस्ट रखेंगे। नए रिक्रूट्स शिकायत करने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो फॉरेस्ट कितना खतरनाक हो सकता है। अनाउंसर हमारे आदमी को अनलकी कहता है और जल्दी करने का ऑर्डर देता है। स्वेन टेस्ट शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है क्योंकि वो जानता है कि ये उस जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। वो ब्लेक से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करे और वो सब अपने बैग्स पैक करते हैं। टीम स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए कैरेजेस में बैठती है। गुंथर दूर से सब कुछ देखता है और एक शैतानी मुस्कुराहट देता है। फॉरेस्ट पहुंचने के बाद स्वेन चीखता है और सोचता है कि वो कहाँ है। वो डरपोक बंदा समझ नहीं पाता कि वो पहाड़ की चोटी से क्यों शुरू कर रहे हैं। वो अंदाजा लगाता है कि वो अनलकी थे और एक रोते हुए बच्चे की तरह एक्ट करने लगता है। वो उम्मीद कर रहा था कि रॉयल कॉप्स ज्वाइन करने के बाद उसकी लाइफ स्मूथ चलेगी, लेकिन ये सब टेरेसा उसका रोता हुआ मुंह बंद करवाती है और उसे लीडर की तरह एक्ट करने का ऑर्डर देती है। वो उससे बहस करता रहता है, लेकिन ब्लेक सजेस्ट करता है कि उन्हें पहले मैप देखना चाहिए। वो टीनेजर्स बहस करना बंद करते हैं और उन सबको पता चलता है कि अगर वो जल्दी करे तो वो किसी तरह मैनेज कर सकते हैं। ब्लेक पोलाइटनेस से कहता है कि उन्हें चलना शुरू करना चाहिए। बाकी लोग मान जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो मुश्किल रास्तों से गुजरते हैं। दूसरों को अपना सामान उठाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन क्लारा नोटिस करती है कि ब्लेक इसे इतना आसान बना रहा है। वो अंदाजा लगाती है कि आखिर इसके पास कुछ एक्सपीरियंस तो होगा ही। कुछ घंटों बाद टीम आके रोज खौफनाक फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। माइस्मा इतना डेंस फील होता है कि कोई आम आदमी मर जाए, लेकिन उन पर असर नहीं होता क्योंकि वो सब ट्रेंड मजिशियंस हैं। टेरेस और स्वेन अपने गोल की तरफ जाने के लिए मैप चेक करते हैं। ब्लेक स्वेन को ड्रैगन के लेवल के बारे में बात करते हुए सुनता है। वो बच्चा एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर्स की ताकत स्पेसिफाई करने के लिए उन्हें 10 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करने के लिए शुक्रिया अदा करता है, जिससे उस ब्रैड को प्राउड फील होता है। टीम दोबारा चलना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही कुछ गॉब्लिन्स कहीं से निकल आते हैं, स्वेन अपने फायर ब्लास्ट्स निकालता है और अकेले हैंडल करने के लिए कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ता है। वो एक को मारता है लेकिन जख्मी हो जाता है, तो टेरेसा बीच में कूदती है और उनके कॉकी 3 को हराने से पहले दूसरे 2 गॉब्लिन्स को हरा देती है। क्लारा स्वेन को हील करती है, तो वो माफी मांगता है और सोचता है कि ब्लेक मदद करने के बजाय वहां खड़ा क्यों था। जैसे ही टीम आगे बढ़ती है, एक मॉन्स्टर स्वेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जानबूझकर नीचे गिर जाता है ताकि उनका ध्यान भटका सके और माफी मांगने लगता है। अपना बैरियर मैजिक यूज करता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें एक नए रास्ते से जाना चाहिए जो उसने अभी ढूंढा है। वो सब ब्लेक को फॉलो करते रहते हैं, जो चुपके से उनके पीछे मॉन्स्टर्स को संभाल रहा है।
क्लैरा कुछ सुनती है लेकिन अपने पीछे कुछ नहीं देखती। ब्लेक उन्हें पानी की तरफ गाइड करता रहता है और आखिरकार वो सब आराम करने और सोने के लिए रुकते हैं। बुढ़ा आदमी इलाके की गार्डिंग करता रहता है और एक मॉन्स्टर को हवा में उड़ा देता है जो उसकी टीम पर हमला करने की कोशिश करता है। स्वेन आवाज सुनकर उठता है लेकिन ब्लेक उस बच्चे को भरोसा दिलाता है कि वो सोता रहे क्योंकि उसे पहरा देने में कोई मसला नहीं है। अवेक। जैसे ही सब जागते हैं, स्वेन को शक होता है क्योंकि सब कुछ ज्यादा ही स्मूथली चल रहा था। क्लारा भी इस पर गौर करने लगती है। वो अफवाहों को याद करती है और अंदाजा लगाती है कि शायद ये ब्लेक ही वो वजह है कि उन्हें सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स मिल रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है लेकिन थेरेसा इसे परफेक्ट कहती है, और क्योंकि इतना चलने के बाद वो लड़ने की हालत में नहीं है, वो सब ड्रैगन के नेस्ट की तरफ भागते हैं। कैसल में गंथर मानता है कि प्रोटैगनिस्ट अब तक मर चुका होगा क्योंकि उसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सबसे परफेक्ट प्लान बनाया था। उसे शक है कि वो ड्रैगन के खिलाफ सरवाइव कर पाएंगे। अगर वो किसी तरह लोकेशन तक पहुंच भी गए तो ड्रैगन के नेस्ट पर स्वेन डर के मारे चीखता है जैसे ही वो लेवल 4 मॉन्स्टर को देखता है। तेरेसा उन्हें भागने की वार्निंग देती है क्योंकि ये अपनी मेंस पावर से एक गांव तबाह कर सकता है। वो कोशिश करती है लेकिन रियलाइज करती है कि वो सब पूरी तरह ब्लॉक्ड है। स्वेन अपने घुटनों पर गिर जाता है और डर के मारे तकरीबन सूसू करने वाला होता है। उसे शक है कि वो जीतेंगे जबकि लड़कियां खौफ से कांप रही हैं। मॉन्स्टर एक फायर अटैक फेंकता है लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे अपने बैरियर से ब्लॉक कर देता है और सबको बचा लेता है। लड़कियां आंखें खोलती हैं और देखती हैं कि बैरियर उनकी जान बचा रहा है। वो कंफ्यूज हो जाती हैं जबकि स्वेन एक रोटलू बच्चे की तरह एक्ट करता है और अभी भी मानता है कि वो मर जाएंगे। स्लेक बाहर निकलता है और सबको तसल्ली देता है कि बस इंतजार करें। स्वेन चिल्लाता है और आदमी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन स्लेक चला जाता है। वो बच्चा रोता है और सोचता है कि स्लेक डिकॉय बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ऐसे ड्रैगन को हराना नामुमकिन है। थेरेसा ठंडे दिमाग से सोचती है और सबसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे फॉलो करें क्योंकि उन्हें इस मौके का फायदा उठाकर भागना होगा। स्वेन इस आइडिया को रिजेक्ट करता है और उस बूढ़े आदमी के साथ रहने पर अड़ा रहता है, लेकिन टेरेसा उसे याद दिलाती है कि ये कोई मजाक नहीं है। क्लारा अचानक नोटिस करती है कि आग गायब हो रही है। वो सोचते हैं कि क्या हो रहा है और देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी बिना किसी मेहनत के ड्रैगन को मार रहा है। उनका मुंह खुला रह जाता है लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होती क्योंकि ब्लेक पर कोई और अटैक करता है। वो अटैक डॉज करता है और अपने बैरियर मैजिक से एक जबरदस्त मुक्का मारता है जो दूसरे वाले को भी पूरी तरह तबाह कर देता है। वो लैंड करता है और फाइट खत्म करता है। बूढ़े आदमी की यादें ताजा हो जाती हैं क्योंकि वो अपने दिनों में इन छिपकलियां को तबाह किया करता था। बाकी लोग इतने हैरान हैं कि कुछ बोल नहीं पाते। वो उस बूढ़े को घूरने लगते हैं और रियलाइज करते हैं कि वो इतनी भयानक ताकत छुपाए हुए था। टेरेसा एक्साइटमेंट में पूछती है कि उसने मैजिक बैरियर्स को अटैक करने के लिए मूव करना कैसे सीखा। ब्लेक कंफ्यूज होता है क्योंकि वो मानता है कि जो उसने किया वो कोई खास बात नहीं है। क्लारा खामोशी से फाइट के बारे में सोचती है और सीखती है कि बैरियर्स को सिर्फ शील्ड के अलावा भी बहुत कुछ के लिए यूज किया जा सकता है। वो अंदाजा लगाती है कि ये बूढ़ा आदमी शायद कुछ खास छुपा रहा है। अगले दिन गंथर शैतानी हंसी हंसता है और मानता है कि उसका दुश्मन मर गया होगा। वो जानता है कि उसके प्लान्स फ्लॉलेस थे, इसलिए उस बूढ़े आदमी के बचने का कोई चांस नहीं है। अचानक ब्लेक और उसकी टीम आ जाती है और रेस में फर्स्ट प्लेस हासिल करती है, जो उस कमबैक का शॉक कर देता है। वो घमंडी आदमी फ्रस्ट्रेशन में पूछता है कि ये क्या हो रहा है। वो खुद को काम करने की कोशिश करता है और सोचता है कि वो डरपोक बनकर वापस भाग आए होंगे, जिसका मतलब है वो टेस्ट फेल कर देंगे। एग्जामिनर ये जानकर हैरान रह जाता है कि वो एक इतना बड़ा सालमैंडर प्लेटफॉर्म साथ ले आए हैं जो उनकी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। गंथर घबराहट में पसीने से शराबोर हो जाता है और उसे यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन एग्जामिनर उनकी टीम की तारीफ करता है जबकि बाकी लोग सोचते हैं कि उन्हें ऐसे रास्ते पर सैलामेंडर कैसे मिल सकता है। स्वेन बहुत अच्छा फील करता है, लेकिन टेरेसा उसे याद दिलाती है कि प्रोटैगनिस्ट ने ज्यादातर काम किया। ब्लेक हम्बल बनने की कोशिश करता है, उसे झूठ कहता है और मानता है कि ये टीम वर्क था। दूसरे लोग ब्लेक के बारे में अपनी राय बहुत जल्दी बदल लेते हैं, लेकिन वो उस वाक्य पर फोकस करने लगता है और शक करता है कि ये बस एक महज इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि उन्हें शक की हद तक ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुंथर अपनी आंखों में गुस्से के साथ मुट्ठी भेजता है और वादा करता है कि वो प्रोटैगनिस्ट से हिसाब बराबर करेगा। कुछ दिनों बाद एग्जामिनर अनाउंस करता है कि इस बार उनका कंपटीशन होगा। ब्लेक की टीम दूसरों को पीछे छोड़ देती है और वो सब भीड़ से बचने के लिए एक अलग ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाने का फैसला करते हैं। गुंथर शैतानी मुस्कुराहट देता है और मौके के लिए उनके पीछे जाता है। ग्राउंड पर स्वेन उस बूढ़े आदमी को चैलेंज करता है, लेकिन गुंथर बीच में आकर उन्हें सरप्राइज कर देता है।
और फैसला करता है कि वो उनकी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्ट करेगा। स्वेन और थेरेसा सोचते हैं कि वो अचानक कहां से टपक गया, लेकिन वो आदमी उन्हें बातें बंद करने और फॉर्मेशन में आने का ऑर्डर देता है। वो ब्लेक को इससे बाहर रखता है और बाकी तीनों को ट्रेन करना शुरू करता है। गंतर बिना किसी रहम के थेरेसा को मारता है, लेकिन क्लारा उसके जख्म हील कर लेती है। वो कमीना स्कम्बैग उन्हें याद दिलाता है कि सीरियस हो जाएं क्योंकि फाइट बस शुरू हुई है। स्वेन उसके खिलाफ उठने की कोशिश करता है, जबकि गंतर ब्लेक को धक्का देकर बाहर कर देता है क्योंकि वो सिर्फ उन तीनों को ट्रेन करना चाहता है। उस बुढ़े के चेहरे के एक्सप्रेशंस उस नीच आदमी को सुकून देते हैं, तो वो बच्चों को ऑर्डर देता रहता है और ह्यूज फायर मैजिक यूज करना शुरू करता है ताकि वो उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। बिना किसी रहम के वो बच्चों पर बड़ा हमला फेंकता है। गंतर फक्र से ब्लेक को देखता है और अपने एक्शंस का बहाना बनाने की कोशिश करता है। वो बुढ़े आदमी को यकीन दिलाता है कि बच्चे फिर भी सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन वो मानता है कि उसकी ट्रेनिंग शायद हाथ से निकल गई थी। जैसे ही धुआं आखिरकार छटता है, वो शैतानी चूहा बच्चों की बुरी हालत देखने का इंतजार करने लगता है, लेकिन उन्हें सही सलामत पाता है। उसकी मुस्कुराहट फौरन गिर जाती है, जबकि स्वेन नोटिस करता है कि ये बूढ़ा आदमी इन बैरियर्स के पीछे है। गुंथर परेशानी में सोचता है कि क्या हुआ, और दूसरे कैप्टन्स की भीड़ ग्राउंड के आसपास जमा होने लगती है। देखने वाले सिचुएशन नोटिस करते हैं, लेकिन गुंथर इसे अपने घटिया झूठों से कवर करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो बस खत्म करने ही वाला है। स्वेन और बाकी लोग इसे अनफेयर कहते हैं, लेकिन क्लैरा उस स्करोबैग के खिलाफ जीतने के लिए पुरअज़म रहती है। वो सबको मोटिवेट करती है, जो उस बूढ़े के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। बच्चे फाइट जारी रखने पर राजी होते हैं, जो देखने वालों को भी सरप्राइज कर देता है। उन्हें बच्चों को सपोर्ट करते देख गुंथर को एहसास होता है कि अब रुकने के लिए बहुत देर हो चुकी है। क्लारा पार्टी को हील करने के लिए अपना मैजिक यूज करती है, तो वो जीत के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो शैतानी स्कम्बैग अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है और उन्हें खत्म करने के लिए कई अटैक्स फेंकता है। किसी तरह बच्चे उस बूढ़े आदमी की मदद से वहां से सही सलामत निकल आते हैं। गुंथर इसे अनफेयर कहता है, लेकिन वो अपने अटैक्स फेंकना जारी रखते हैं और उस शैतानी चूहे यानी रैट को हिट करते हैं। उस आदमी को दर्द में चिल्लाता सुनकर स्वेन अपनी जीत सेलिब्रेट करता है, लेकिन गुंथर अपना सब्र खो देता है और इंतहाई गुस्से में बस उनकी जान लेने का फैसला करता है। टीनेजर्स खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन ब्लेक उन्हें बचाने के लिए बीच में कूद जाता है। देखने वाले गुंथर को टोकते हैं, लेकिन वो मसीह झूठ बोलता रहता है। कैप्टन्स में से एक मानता है कि वो अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से टीम को बुली कर रहा है। वो उस इविल रैट को सजा देता है और उसकी वाइस कैप्टन की पोजीशन छीन लेता है। गुंथर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों सफाया कर रहा है, हालांकि ये सब ब्लेक की गलती है। बाद में पार्टी चाय पीने बैठती है और वो सब डिस्कस करते हैं कि पहले क्या हुआ। टेरेसा फ्रस्ट्रेशन में अंदाजा लगाती है कि शायद पहली ट्रेनिंग भी उसके प्लान्स का हिस्सा थी। वो सब उसे एक शैतानी चूहा यानी ईविल रैट कहते हैं, लेकिन ब्लेक को बुरा लगता है कि उसने अपनी टीममेट्स को मुसीबत में डाल दिया। स्वेन उसे यकीन दिलाता है कि वो इस बारे में ना सोचे, लेकिन टेरेसा अग्री करती है कि ये किसी हद तक ब्लेक की गलती थी। वो सब उसकी ताकत पर सवाल उठाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे बैरियर्स पहले कभी नहीं देखे, लेकिन बूढ़े आदमी के पास कहने को कुछ नहीं है। एक और आती है और बताती है कि वो यहाँ एडा के ऑर्डर्स पर है, तो वो चाहती है कि ब्लेक उसके साथ चले। वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो उसे खींच कर ले जाती है, जबकि टीन्स एडा का नाम पहचान लेते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में विच ऑफ विजडम एडा प्रोटैगनिस्ट को ग्रीट करती है, तो वो उसके सर पर हाथ फेरता है और खुश होता है कि वो ठीक है। एडा की सर्वेंट उसे पीछे खींचती है और ऑर्डर देती है कि वो ज्यादा इज्जत दिखाए, तो बूढ़ा आदमी माफी मांगता है। एडा उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक है और वजह एक्सप्लेन करती है कि उसने उसे क्यों बुलाया, कि उसे कुछ मॉन्स्टर्स को कैद करने के लिए उसकी ताकत चाहिए, क्योंकि मॉन्स्टर्स मियास्मा छोड़ते हैं और नॉर्मल केजेस उनके लिए कुछ भी नहीं, इसलिए उनकी रिसर्च आगे नहीं बढ़ रही। वो उम्मीद करती है कि वो कुछ पकड़ सकते हैं और उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों की रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं, जो शायद मियास्मा के खिलाफ प्लान्स बनाने में मदद करें। ब्लेक जानता है कि सिर्फ हीरोज के पास गॉडेस की प्रोटेक्शन है, इसलिए उनके अलावा कोई नहीं जो डीमन रेल्म में एंटर हो सके। इधा मानती है कि ब्लेक मॉन्स्टर्स पकड़ने में उनकी मदद कर सकता है, लेकिन उसके सर्वेंट्स उस बूढ़े आदमी पर हंसते हैं और उसकी काबिलियत पर शक करते हैं। ब्लेक मान जाता है और मानता है कि लेवल 5 के मॉन्स्टर्स कोई बड़ी मुसीबत नहीं होंगे। सर्वेंट फ्रस्ट्रेशन में उस बूढ़े की इंसल्ट करती है और उसे उसके नीचे दर्जे स्टेटस की याद दिलाती है, लेकिन ब्लेक उसे यकीन दिलाता है कि वो रिक्वेस्ट पूरी कर सकता है। लड़कियां उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन एडा अपनी खौफनाक नजरों से उनका मुंह बंद कर देती है, तो सर्वेंट्स माफी मांगने लगती हैं। एडा उसे
यकीन दिलाती है कि अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र ना करे और इस पूरी चीज को एक ट्रेनिंग मिशन समझे। वो मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा करता है, जबकि सर्वेंट सोचती है कि वो इतने क्लोज कैसे हो सकते हैं। वो अपनी लेडी को प्रोटेक्ट करने का फैसला करती है और उसकी आंखें प्रोटैगनिस्ट को थरथरा देती हैं। वो पूरी सिचुएशन के बारे में परेशान होता है। एडा अनाउंस करती है कि वो सब अबैंडन्ड माइन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो चाहती है कि सब चलना शुरू करें। एडा और ब्लेक उसकी पूरी पार्टी को लीड करके डीमन रेल्म की तरफ ले जाते हैं। वो खुश होती है कि वो दोबारा मिल सके और पूछती है कि क्या उसने अभी तक किसी और को देखा है। बूढ़ा आदमी बताता है कि वो एलिस से मिला, जो बिल्कुल ठीक है। एडा हंसती है और एलिस को एक चेयरफुल इंसान कहती है। उसकी सर्वेंट उन्हें घुलता मिलता देखकर जेलस फील करती है। एडा याद करती है कि वो मर जाती अगर ब्लेक ने उस वक्त उसे ना ढूंढा होता। बूढ़ा आदमी एक बार फॉरेस्ट ऑफ डेथ में शिकार कर रहा था और खुशकिस्मती से वो एलिस को मॉन्स्टर अटैक से बचाने में कामयाब हो गया। उसने रिक्वेस्ट की कि वो उसके टीममेट्स की मदद करे, तो ब्लेक ने 1 सेकंड जाया किए बिना बाकियों को ढूंढने की कोशिश की। एडा मॉन्स्टर से घिरी हुई मिली थी, लेकिन उसने उसे भी बचा लिया। वो जंगल लोगों के सेंसेस हवास खराब कर देता है, जिस वजह से वो सब अलग हो गए थे। एडा मान लेती है कि वो उस बूढ़े आदमी की मदद के बिना मर जाती। वो इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो आदमी हम्बल बनने की कोशिश करता है और बात टाल देता है। वो नोटिस करता है कि वो अब अच्छी जिंदगी गुजार रही है। वो आदमी थोड़ा जेलस फील करता है क्योंकि वो अपनी ज्यादातर जिंदगी अकेला रहा। वो अंदाजा लगाता है कि ईडा भी बच्ची थी तब खेलती होगी, लेकिन वो इस पर शर्मिंदा होती है और उसे याद दिलाती है कि वो एक पैदाइशी जीनियस है जिसने ऐसी बचकानी हरकतें कभी नहीं की। कुछ दिन बाद वो सब अबैंडन्ड माइन पहुंचते हैं और पाते हैं कि मियाज़मा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डेंजरस लग रहा है। सर्वेंट्स खौफजदा फील करती हैं, इसलिए एडा ब्लेक से कहती हैं कि सबके इर्द गिर्द एक बैरियर लगा दे। वो दावा करता है कि वो शील्ड्स को मूव कर सकता है, लेकिन सर्वेंट्स को यकीन करना मुश्किल लगता है। वो एक बैरियर निकालता है और अंदर की तरफ मूव करने लगता है। सर्वेंट्स मानती हैं कि वो शायद मर गया, लेकिन ब्लेक वापस आता है और पूछता है कि वो किसका इंतजार कर रहे हैं, जो उन सबको शॉक कर देता है। एडा उन्हें यकीन दिलाती है कि उस पर भरोसा करें और सबको अंदर जाने का ऑर्डर देती है। मियाज़मा डेंस होने के बावजूद रिसर्चर्स पर कोई असर नहीं होता। ये उनका पहली बार है कि वो मूविंग बैरियर्स देख रहे हैं, लेकिन सर्वेंट अभी भी कॉकी एक्ट करती है और उसकी एबिलिटीज को नॉर्मल कहती है। उन्हें माइन के अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता, लेकिन ईडा को एक मियाज़मा पूल नजर आता है। बूढ़ा आदमी मानता है कि अंदर जरूर कोई मॉन्स्टर है। वो एक्सप्लेन करती है कि मनहूस चीजें या कुदरती फिनोमेना भी मियाज़मा पूल बना सकते हैं और कभी-कभी ताकतवर बीस्ट्स यहाँ से पैदा होते हैं। मियाज़मा ऐसे मॉन्स्टर्स प्रोड्यूस कर सकता है जो मजीद मियाज़मा छोड़ते हैं और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स बनाते हैं। डीमन किंग इस साइकिल के टॉप पर है। उसे अभी भी समझ नहीं आता क्यों, लेकिन बताती है कि सारे मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं अगर सोर्स तबाह हो जाए। यही वजह है कि आधा डीमन रेल्म खत्म हो गया जब डीमन किंग मरा, लेकिन सारे मॉन्स्टर्स गायब नहीं हुए। वो पूरी यकीन है कि वो इसका काउंटर कर सकते हैं एक बार जब वो मियाज़मा पर ठीक से रिसर्च कर ले, इसलिए उनका सफर जरूरी है। एडा गलती से फिसल जाती है, लेकिन ब्लेक गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है। क्योंकि जमीन दिखना मुश्किल है, वो उसे बताता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे उठा सकता है। उसकी सर्वेंट बीच में आती है और उसे ऑर्डर देती है कि इज्जत से पेश आए। एडा उस बूढ़े आदमी को यकीन दिलाती है कि वो ठीक हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं और उस कमरे में पहुंचते हैं जहां से मियाज़मा निकल रहा है। एक माइनोटॉर मॉन्स्टर चीखता है और पूरी पार्टी को खौफजदा कर देता है। ब्लेक उसे पकड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन ईडा की सर्वेंट उसे बस पीछे रहने का ऑर्डर देती है। वो और पार्टी के दूसरे मेंबर्स अपने सारे अटैक्स फेंकते हैं, लेकिन मॉन्स्टर और ज्यादा भड़क जाता है। उस पर कोई असर नहीं होता और वो जोर से चीखता है, तो पूरी पार्टी पीछे हट जाती है और हिचकिचाने लगती है। ईडा अपनी सर्वेंट को लापरवाही पर डांटती है और मानती है कि वो ब्लेक के बिना नहीं जीत सकते, लेकिन वो सर्वेंट सब कुछ ईडा पर डाल देती है और वो सब उससे बचाने की भीख मांगने लगते हैं। वो अपने दांत पीसती है, लेकिन रियलाइज करती है कि उसके पास कोई चारा नहीं है, तो वो विच खौफजदा होने के बावजूद अकेले मिनटॉर का सामना करती है। मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक जायंट बैरियर उसे रास्ते में ही रोक देता है, जो पार्टी को शॉक कर देता है। ब्लेक मॉन्स्टर को दबा कर रखता है, लेकिन ईडा की बेखबर सर्वेंट अभी भी उसके रास्ते में आने की कोशिश करती है। ईडा उस पर चिल्लाती है कि रुक जाए
और याद दिलाती है कि वो ब्लेक को इसी वजह से लाए थे। वो सोते हुए मॉन्स्टर की तरफ इशारा करती है और सबको दिखाती है कि ब्लेक के बैरियर ने मियाज़मा को प्योरीफाई कर दिया है, इसलिए मॉन्स्टर अब हिल नहीं रहा। सर्वेंट को यकीन करना मुश्किल लगता है, जबकि ईडा इम्प्रेस होकर बैरियर को ऑब्जर्व करती है और मानती है कि वो अपनी पार्ट्स के साथ भी ऐसे रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकती। वो ब्लेक का शुक्रिया अदा करती है और सबको तैयार होने का ऑर्डर देती है क्योंकि वो वापस लौटने वाले हैं। वो ब्लेक से रिक्वेस्ट करती है कि मॉन्स्टर को उसके लिए उठा ले और चलना शुरू करती है। वो उसका उदास चेहरा नोटिस करता है और रियलाइज करता है कि कुछ हुआ है। ईडा पूरी टीम की तारीफ करती है और थिंक्स अबाउट स्टार्टिंग द रिसर्च। वो रिसर्च शुरू करने के बारे में सोचती है। उसे बैरियर्स यूजफुल लगते हैं क्योंकि उसने देखा कि उस बुढ़े आदमी ने इतने बड़े मॉन्स्टर को कितनी आसानी से उठा लिया, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं है कि क्या इसे मेंटेन किया जा सकता है या नहीं। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि ये तभी काम करता है जब वो आसपास हो, वरना मैजिक सप्लाई के बिना बैरियर टूट जाएगा। ईडा कोई हल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सर्वेंट बीच में कूद पड़ती है और मानती है कि ईडा को अपनी खुद की मैजिक यूज करनी चाहिए। ब्लेक मसला हल कर देता है और एक मैजिक सर्कल निकालता है, जिससे सर्वेंट और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। वो उसे यकीन दिलाता है कि ये सर्कल बैरियर को मेंटेन कर सकता है जब वो वहां नहीं होगा। एडा को याद आता है कि उसने डीमन रेल्म के करीब कुछ ऐसा ही देखा था। वो मानती है कि ये एक जबरदस्त आइडिया है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया अदा करती है और ब्लेक बताता है कि उसने ये तब बनाया था जब वो तकरीबन 30 साल पहले एक बच्चा था। डीमन रेल्म का मायाज़म सब कुछ तबाह कर रहा था, इसलिए कुछ करने के लिए बैरियर मेजेस को जमा किया गया। शुरू में मेजेस को आराम करने का मौका भी नहीं मिलता था, तो उसने ये सर्कल बनाया जो लंबे अरसे तक बैरियर को मेंटेन कर सकता था। इस तरह मेजेस ब्रेक ले पाते थे और 100 मेजेस के मेंटेन करने से डीमन रेल्म के इर्द गिर्द एक बैरियर बनाया गया। लेकिन वक्त के साथ ज्यादातर मेजेस छोड़ गए, तो सिर्फ वही ये काम कर रहा था। उन्हें आखिरकार समझ आता है कि वो सर्कल इतनी ज्यादा पावर क्यों मांग रहा था। उसकी कहानी सबको लाजवाब यानी कि स्पीचलेस कर देती है। ईडा फ्रस्ट्रेशन में सवाल करती है कि वो इतना हम्बल कैसे हो सकता है, लेकिन वो कंधे उचकाकर बात टाल देता है और मॉन्स्टर के इर्द गिर्द बैरियर सेट करने के लिए सर्कल में अपनी पावर डाल देता है। वो काम खत्म करता है और अंदाजा लगाता है कि ये कुछ घंटों तक टिका रहेगा, लेकिन बूढ़ा आदमी उन्हें यकीन दिलाता है कि वो रिसर्च खत्म होने तक करीब रहने की कोशिश करेगा। वो मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और मियाज़मा को बेहतर समझने के लिए रिसर्च शुरू करती है। घंटों की मुसलसल मेहनत के बाद सारे सर्वेंट्स और असिस्टेंट्स घर चले जाते हैं। ब्लेक इस बारे में सोचता है और ईडा उसे बताती है कि एक रूम है जिसे वो आराम करने के लिए कभी भी यूज कर सकता है, इसलिए उसे यहाँ होने की जरूरत नहीं जब तक बैरियर में कोई मसला ना हो। वो उसके लिए बुरा फील करता है, लेकिन वो अपना काम जारी रखने के लिए डिटर्मिन्ड रहती है क्योंकि वो सिटीजन्स को महफूज फील करवाने में मदद करना चाहती है। वो उसके साथ रुकने का फैसला करता है, लेकिन ईडा उसे याद दिलाती है कि ये जरूरी नहीं है। वो एक बहाना बनाता है तो वो उसे जो करना है करने देती है। बुद्ध आदमी उसके साथ रुकता है। एक हफ्ते की रिसर्च के बाद सब हमेशा की तरह चले जाते हैं, लेकिन इस बार ब्लेक भी उठता है और थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। वो ईडा की सर्वेंट के पास जाता है और पूछता है कि वो सब इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं। वो उसे अपने काम से काम रखने का ऑर्डर देती है, लेकिन बुद्धा आदमी सोचता है कि उसे अपने मास्टर की रिसर्च में भी मदद करनी चाहिए। वो औरत अपने मास्टर को जीनियस कहती है और शक करती है कि वो उनके किसी काम आ सकती है। एडा अमेजिंग है, सिर्फ मैजिक में नहीं बल्कि रिसर्च में भी, इसलिए उसकी बराबरी करना मुश्किल है। वो औरत सोचती है कि वो काफ़ी कर रही है और उसके रास्ते में आने से बचना चाहती है। वो ब्लेक को मशवरा देती है कि अगर रुकने की कोई वजह नहीं तो घर चला जाए और वहाँ से निकल जाती है। बूढ़ा आदमी वापस जाता है और अपनी दोस्त को डेस्क पर सोता हुआ देखता है। वो ख्याल रखते हुए एडा पर एक कंबल यानी ब्लैंकेट डाल देता है। कुछ दिनों बाद एडा लंच ब्रेक के लिए सबको जाने देती है, लेकिन खुद लैब में रुकने का फैसला करती है। ब्लेक उसे इस बात पर टोकता है और सजेस्ट करता है कि उसे भी ठीक से ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन ईडा बताती है कि वो आज आराम करने का प्लान बना रही थी। वो उसके ख्याल रखने पर शुक्रिया अदा करती है और उसे यकीन दिलाती है कि इतनी फिक्र करना बंद करे। ब्लेक कुछ खाने के लिए जाने का फैसला करता है। कैफेटेरिया के अंदर रिसर्चर्स अपने खाने को एंजॉय करते हैं और ईडा के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। वो सब मानते हैं कि वो एक कमाल की जीनियस है जो सब कुछ अकेले कर लेती है, इसलिए उन्हें उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए।
ब्लेक उन्हें ईडा की अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हुए सुनता है। वो मानते हैं कि वो अकेले मॉन्स्टर्स को भी पकड़ सकती थीं, लेकिन ब्लेक ने उसकी स्पॉटलाइट खराब कर दी। सर्वेंट सजेस्ट करती हैं कि उन्हें चीजें अपने मास्टर पर छोड़ देनी चाहिए और जब तक वो उसे फॉलो करेंगे किंगडम तरक्की करता रहेगा। ब्लेक उन्हें गलत कहता है, जो रिसर्चर्स को बुरा लगता है। वो मानता है कि सारा बोझ उस पर डालना इंतहाई बचकाना है, क्योंकि वो 13 साल की बच्ची होकर भी इतना कुछ कर रही है। उसकी सर्वेंट गुस्सा हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि उसे बच्ची ना कहे, क्योंकि ईडा उन सबसे बेहतर है। दूसरे उससे अग्री करते हैं और उसकी बातों को बेवकूफ़ाना कहते हैं। ब्लेक मानता है कि वो टैलेंटेड है और बड़ों से बेहतर परफॉर्म कर सकती है, लेकिन वो उन्हें याद दिलाता है कि वो अभी भी सिर्फ 13 साल की है। उसे याद आता है कि उसने ईडा को नॉर्मल बच्चों को हसरत से देखते हुए नोटिस किया था और वो इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने खौफजदा भी महसूस कर रही थी। वो जानता है कि वो जीनियस बच्ची है, लेकिन वो मानता है कि वो बस मेहरबानी के तहत उनकी स्टूपिड एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो उनके घटियापन पर सवाल उठाता है क्योंकि उन्होंने कभी उस छोटी बच्ची ईमानदारी से बात तक नहीं की। उसे शक है कि उन्होंने कभी उसे एक बार भी समझने की कोशिश की, बावजूद इसके कि वो सब उसके मददगार होने का दावा करते हैं। वो सबको लाजवाब कर देता है तो रिसर्चर्स उसे अवॉइड करते हैं और कैफेटेरिया छोड़ देते हैं। एडा आखिर उसकी बातें सुन लेती है। वो अंदर आती है लेकिन बूढ़े आदमी को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। रात में ब्लेक सोच में पड़ जाता है कि क्या हुआ। अचानक ईरा दरवाजे पर नॉक करती है और ब्लेक के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए रूम में आती है। ब्लेक कॉफी के कप और अपनी जैकेट से उसे कंफर्टेबल फील करवाता है। वो बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करती है और वार्म फील करती है, तो वो कॉफी खत्म करती है और पहले जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है। वो इसे अपनी गलती कहता है कि उसने अपने काम से काम नहीं रखा और पूछता है कि क्या उसके फॉलोअर्स हमेशा से अपने अजीब हैं। वो बताती है कि वो शुरू में एक्साइटेड थी, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगी। बड़ों ने उसे जीनियस कहना शुरू कर दिया और जिंदगी आसान थी, लेकिन वो अचानक काम छोड़कर सुस्त होने लग गए। उसे समझ नहीं आता कि उसके आसपास लोग हमेशा अपना रवैया क्यों बदल लेते हैं। एडा एक बिल्कुल एवरेज फैमिली में पैदा हुई थी, जहां कुछ भी खास नहीं था, लेकिन वो बहुत कम उम्र में एक लैंग्वेज सीखने में कामयाब हो गई थी। सिर्फ मैजिक बुक्स पढ़कर उसे दिलचस्पी हुई और उसने सीखना शुरू कर दिया। उसके पेरेंट्स ने सोचा वो जीनियस है, तो उन्होंने जो भी तालीम वो दे सकते थे दी, ताकि वो बेहतर हो सके। वो भी इन चीजों से खुश थी और गांव वालों ने उसके टैलेंट्स को मानना शुरू कर दिया। वो जीनियस के नाम से जानी जाती थी, इसलिए सबको उससे बहुत उम्मीदें थी। उसने अपना बचपन खो दिया ताकि वो जितनी जल्दी हो सके बड़ी हो जाए। मैजिशियन से आमतौर पर या तो कॉम्बैट संभालने की उम्मीद की जाती है या रिसर्च, लेकिन उसे दोनों सीखना पड़ा। उसने वो सब 6 साल की उम्र तक कर लिया था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेस्पिरेशन बढ़ती गई, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को प्राउड फील करवाना चाहती थी। उसने साबित किया कि वो एक सच्ची जीनियस है। यही वजह है कि उसने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। वो 1 सेकंड के लिए चुप हो जाती है। ब्लेक जिक्र करता है कि वो मॉन्स्टर्स से डरती है। वो हैरान होती है कि उसने नोटिस किया, तो वो एक्सप्लेन करता है कि जब वो मिनोटॉर को पकड़ रहे थे तो उसने उसकी आंखों में देखा था। वो मान लेती है और बताती है कि उसे मॉन्स्टर्स खौफनाक लगते हैं। यहाँ तक कि जब वो हीरोज पार्टी में थी, वो कभी किसी से डायरेक्ट नहीं लड़ी और बस पीछे से सबको सपोर्ट करते हुए डर को बर्दाश्त किया। वो उसे बताती है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं कि वो कभी अकेले उन्हें हैंडल कर सके, क्योंकि वो वाकई में खौफजदा है। ब्लेक इसे नॉर्मल कहता है और इससे रिलेट करता है। वो बताता है कि वो बस इसे छुपाने की कोशिश करता है और फिर भी लड़ता है, वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। इस तरह उसे मॉन्स्टर से लड़ने की आदत हो गई। एडा उम्मीद करती है कि वो उस जैसी बन सके, लेकिन ब्लेक मानता है कि वो अभी जैसी है ठीक है। वो लड़की परेशानी में उसे याद दिलाती है कि उसके आसपास सारे एडल्ट्स इतनी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इसलिए उसे और मेहनत करनी होगी। वो परेशानी में कांपने लगती है और सोचती है कि अगर वो मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकी तो सब उसे छोड़ देंगे। वो छोटी बच्ची ओवरथिंक करने लगती है और भयानक विजन्स देखती है जहां लोग उससे मायूस हैं। वो अपने कान बंद कर लेती है और वादा करती है कि वो अच्छी बनेगी और वैसा ही करेगी जैसा वो चाहते हैं, ताकि वो उसे छोड़ ना दें। बूढ़ा आदमी उसका सर थपथपाता है और वादा करता है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो जानता है कि उसने बहुत दुख उठाया है और फिर भी मजबूत है, तो वो एक नरम मुस्कुराहट के साथ उसकी तारीफ करता है। ईडा फूट फूट कर रोने लगती है। वो उसे जोर से गले लगाती है और बाहर खीलने और अपने पेरेंट्स से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करती है। उसे रिसर्च से मसला नहीं, लेकिन वो ऐसे लोग चाहती है जिन पर वो भरोसा कर सके, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकती।
बूढ़ा आदमी उसे यकीन दिलाता है कि बड़ों के सामने रोना नॉर्मल है, हालांकि दूसरे उससे हर वक्त सीरियस रहने की उम्मीद करते हैं। वो समझता है कि लोग उससे बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन वो ईडा से कहता है कि इतनी कोशिश करना बंद करे। वो वादा करता है कि अगर वो कभी मुसीबत में हुई या उसे मदद के लिए किसी की जरूरत हुई तो वो वहीं होगा। वो पूछती है कि क्या ये ठीक है, तो वो उसके लिए अपने अल्फाज दोहराता है। लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है और आखिरकार चैन से सो जाती है। बूढ़े आदमी को याद आता है कि ये पहले जैसा ही है। कुछ साल पहले ईदा को बचाने के बाद वो उसे वापस आराम के लिए लाया था और देखा कि सोते हुए रोते वक्त उसका हाथ कांप रहा था। उसने उसे तसल्ली दी थी और पूरी रात उसका हाथ पकड़े रखा था, बिल्कुल पहले की तरह। वो छोटी बच्ची को अपनी बाहों में पकड़ता है और यकीन दिलाता है कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ दिन बाद वो फैंसी कपड़ों में एडा से मिलता है और उम्मीद करता है कि उसने उसे इंतजार नहीं करवाया। कुछ दिन पहले एडा ने सबसे मदद मांगी ली। कंफ्यूज होने के बावजूद उसके फॉलोअर्स ने बात सुनी और हर कदम पर उसकी मदद की। अगले कुछ दिन बिल्कुल वैसे ही थे। रात में रिसर्च करते हुए एडा अचानक तंग आ गई और दिन का काम रोक दिया। वो भागकर बूढ़े आदमी के पास गई और उसे जोर से गले लगा लिया, क्योंकि वो काम करके थक चुकी थी। उसने हमेशा की तरह उसे तसल्ली दी और प्यार जताने के लिए उसका सर थपथपाया। छोटी बच्ची ने उससे और ज्यादा प्यार, पैट्स और हग्स की डिमांड की, जिससे आदमी ने सोचा कि वो अपनी रूटीन से थक गई है। उसने कुछ सोचा और पूछा कि क्या वो अपनी छुट्टी वाले दिन कुछ करना चाहती है। उसने एक्साइटमेंट में बताया कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहती है। हाल में ब्लेक लड़की से मिलता है और उसे मार्केट ले जाता है। वो लोगों की भीड़ देखकर शॉक हो जाती है और बताती है कि ये पहली बार है कि वो ये देख रही है, क्योंकि उसके पास अपने लिए कभी वक्त ही नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं और सोचता है कि उसे अपनी पहली बार बहुत पसंद आएगी। वो दोनों साथ मिलकर कुछ शॉप्स विजिट करते हैं और आइडा कुछ बच्चों के साथ मजे करने के लिए शामिल हो जाती है। जैसे ही सूरज ढलने वाला होता है, वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचते हैं तो ब्लेक उसे जो पसंद हो चूज करने देता है। छोटी बच्ची को चूज करने में मुश्किल होती है तो ब्लेक कोई चीज उठाता है और उसे यकीन दिलाता है कि फिक्र ना करे, क्योंकि वो उसे एक तोहफा देना चाहता है। वो आदमी खुद उसके पैसे देता है। वो गिफ्ट के लिए शुक्रिया अदा करती है और नेकलेस की तारीफ करने लगती है। शॉप ऑनर उसे ग्रेट फादर यानी बेहतरीन बाप कहता है, जिससे वो दोनों हंस पड़ते हैं। वो मुस्कुराते और हंसते हुए दिन खत्म करते हैं। कुछ दिन बाद एडा सबको जमा करती है और माफी मांगती है क्योंकि वो मियाज़मा का कोई तोड़ निकालने में नाकाम रही। वो बताती है कि उसने बैरियर्स के बारे में अपना नज़रिया बदल लिया है और मानती है कि वो मियाज़मा को रोकने में बेहतरीन हो सकते हैं। इसलिए आज से वो तमाम मेजेस को जमा करेगी और बैरियर मैजिक पर एक अलग रिसर्च को आगे बढ़ाएगी। छोटी बच्ची ब्लेक से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार फिर अपनी मदद दे और वो मान जाता है। अचानक सारी भीड़ अपने रवैये और उतनी मदद ना करने की माफी मांगने लगती है जितनी वो कर सकते थे। वो सब मानते हैं कि उन्होंने सब कुछ उस छोटी बच्ची पर डाल दिया था और उसे जितना हो सके सपोर्ट करने की अपनी जिम्मेदारियों को नेग्लेक्ट किया। भीड़ ब्लेक से भी माफी मांगती है और एडमिट करती है कि वो उसकी मुसलसल इंसल्ट करके अपने घटिया ईगोज अना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एडा और ब्लेक उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन वो मानती है कि जब उसे सब कुछ अकेले करना पड़ता है तो ये मुश्किल हो सकता है। इसलिए उन्हें जरूर ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और जितनी मदद वो कर सकें करनी चाहिए। उसकी सर्वेंट माफी के लिए शुक्रिया अदा करती है, जबकि बाकी लोग ब्लेक से ठीक तरह से माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें आखिर समझ आ गया कि बैरियर्स कितने यूजफुल हो सकते हैं। वो सब मानते हैं कि बैरियर मैजिक कमाल है। ईडा सोचती है कि उन्होंने अचानक माफी क्यों मांगी। उसकी सर्वेंट इसके लिए ब्लेक का शुक्रिया अदा करती है और मानती है कि वो हमेशा से जानते थे कि ईडा को चीजों में मुश्किल हो रही है और वो ये भी जानते थे कि ये किसी हद तक उनकी गलती थी, लेकिन उनमें सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उस बूढ़े आदमी के डांटने के बाद वो उसे खुश करने में कामयाब रहा। इसलिए वो आखिरकार बोलने और ईडा के साथ ईमानदार होने के लिए मोटिवेटेड फील करने लगे। सर्वेंट उस बूढ़े आदमी और उस टेक्निक्स को अमेजिंग कहती हैं। ईडा उससे एग्री करती है और हर चीज के लिए शुक्रगुजार फील करती है। सब अपने गुड बाइज कहने के लिए बाहर आते हैं। ईडा वादा करती है कि वो उसे प्रोग्रेस के बारे में अपडेट करती रहेगी। ब्लेक इसका इंतजार करेगा। छोटी बच्ची इसके कान में कुछ फुसफुसाती हैं और वो खुशी से मुस्कुराहट के साथ मान जाता है।
प्रोटैगनिस्ट आखिरकार रिसर्च फैसिलिटी से निकलता है और सोचता है कि क्या बाकी सब ठीक होंगे। उसके टीममेट्स उस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने उन्हें परेशान किया। वो माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि क्या हुआ था। वो उसकी कहानी सुन के शॉक हो जाते हैं और सवाल करने लगते हैं क्योंकि वो हीरोज पार्टी के 2 मेंबर्स के करीब हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है। बुढ़ा आदमी पूछता है कि जब वो गया था तो उन्होंने क्या किया। स्वेन एक्साइटमेंट में बताता है कि वो कल अपनी मेहनत के रिजल्ट्स दिखाने वाला है। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर ब्लेक के टीममेट्स अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ही वो थका हुआ फील करने लगते हैं। स्वेन फ्रस्ट्रेशन फील करता है, लेकिन टेरिसा मानती है कि उसे थोड़ा सब्र करना चाहिए। देखने वाले उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो सब ड्रॉप आउट्स है, लेकिन स्वेन उनकी बातों को इग्नोर करता है। टेरिसा और क्लारा दूसरे बच्चों से एग्री करती हैं क्योंकि ये सच है, लेकिन स्वेन उन पर मायूस होने की वजह से गुस्सा करता है। वो हर बार उस बूढ़े आदमी पर रिलाई करने की वजह से उन्हें पैथेटिक कहता है, लेकिन टेरिसा उसे बताती है कि वो गलत समझ रहा है। स्वेन हार न मानने पर डिटर्मिन्ड रहता है और चला जाता है। टेरिसा सब चीजों के बारे में उदास फील करती है और बूढ़ा आदमी उस मायूसी को बढ़ते हुए नोटिस करता है। बाद में स्वेन बूढ़े आदमी से भीख मांगता है कि वो उसे मैजिक सिखाए, वरना उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ब्लेक सोचता है कि वो इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है, तो वो टीनेजर एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी फैमिली में वाहिद मैजिशियन है। उसे अपनी पेरेंट्स की उम्मीदें पूरी करनी है क्योंकि वो सख्त जिंदगी गुजारने वाले गरीब नोबल्स हैं। वो अपनी ताकत से बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है और सबकी जिंदगी आसान बनाने में मदद करना चाहता है। ब्लेक उसकी बातें समझता है, लेकिन याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक बैरियर मेज है, इसलिए उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ब्लेक उसे बदले में कुछ कॉम्बैट टेक्निक सिखाने पर राजी हो जाता है। वो कल से शुरू करने का फैसला करता है, जिससे वो टीनेजर खुश हो जाता है। स्वेन उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है। ही कैन। अगले दिन स्वेन दूसरे 2 को इंतजार करता देख हैरान रह जाता है। टेरेसा और क्लारा कॉम्बैट में बेहतर होने के लिए मोटिवेटेड हैं। ब्लेक आ जाता है और बताता है कि उसने सबको इनवाइट करने का फैसला किया क्योंकि वो सब एक जैसी ख्वाहिश रखते हैं। स्वेन को इस पर गुस्सा आता है, जबकि क्लारा गौर करती रहती है ताकि वो सीख सके कि बुढ़ा आदमी इतना स्ट्रांग कैसे बना। ब्लेक उसे देखकर मुस्कुराता है तो वो फौरन दूसरी तरफ देखने लगती है और अपने शर्माने को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मेक्का फॉरेस्ट में स्वेन ट्रेनिंग करने और ताकतवर बनने के लिए कुछ लिजर्ड से लड़ता है। वो एक को पीछे से आते हुए नोटिस करता है, लेकिन बुढ़ा आदमी उसकी जान बचा लेता है और उसे मोहतात रहने का मशवरा देता है। लिजर्ड की एक बहुत बड़ी आर्मी अचानक कहीं से आ जाती है जो लड़कियों को खौफजदा कर देती है, लेकिन ब्लेक उन्हें एक मिसाल देने का फैसला करता है और एक्सप्लेन करता है कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें वाइड रेंज अटैक करना चाहिए। वो सिर्फ एक अटैक से पूरी आर्मी को तबाह कर देता है, जो उसके स्टूडेंट्स को शॉक कर देता है। वो उसकी हैरानकुन ताकत पर सवाल उठाते हैं क्योंकि वो तो अपनी पूरी जिंदगी बैरियर्स मेंटेन करने पर फोकस कर रहा था। ब्लेक इसे एक लंबी कहानी कहता है और बताता है कि जब वो सिर्फ 9 साल का था, अपने कमाल के पोटेंशियल की वजह से उसे डीमन रेल्म ले जाया गया। सारे बैरियर मेजेस को डीमन रेल्म के मॉन्स्टर्स रोकने का काम दिया गया था, लेकिन उनके पास कोई रिसोर्सेस या तनख्वाह नहीं थी। जल्द ही उन्हें वहां ऐसे ही छोड़ दिया गया। क्योंकि बैरियर पर हर वक्त ध्यान देना जरूरी था, ब्लेक बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था और मुश्किल से सोने का वक्त निकाल पाता था। जैसे ही उसके रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, ब्लेक तंग आ गया और अपने लिमिट पर पहुंच गया। उसने एक मैजिक सर्कल डेवलप करने का फैसला किया। उसके स्टूडेंट्स को शक था कि वो कामयाब होगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें हैरान कर दिया और बताया कि वो कुछ ही दिनों में एक सर्कल बनाने में कामयाब हो गया। उसके बाद वो आखिरकार ठीक से सो सका और जो भी पैसे उसके पास थे वो एक मर्चेंट की मदद से वो सर्कल सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में लगा दिए। उसके पास अभी भी खाने का कोई पक्का इंतजाम नहीं था, इसलिए वो एक बार करीनी जंगल में गया, लेकिन उसे वहां के खौफनाक मॉन्स्टर्स की वजह से जल्दी भागना पड़ा। उसे हर कुछ महीनों में राशन मिला करता था, लेकिन जब वो आना बंद हो गया तो उसके पास जंगल वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बार वो खाने के साथ भागने में कामयाब रहा, लेकिन मियाज़मा की वजह से उसे मोहतात रहना पड़ा और सब कुछ प्यूरिफाई करना पड़ा। क्योंकि उसके बैरियर्स पूरी तरह बेकार थे, उसने ताकत बढ़ाने का फैसला किया। तो उसने मजीद बैरियर टेक्निक सीखी और सख्त ट्रेनिंग करता रहा। एक दिन वो मॉन्स्टर्स को कुछ मिनट्स के लिए रोकने के काबिल हो गया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट थी
और 3 साल बाद ब्लेक ने अपनी टेक्निक्स को इतना परफेक्ट कर लिया था कि मॉन्स्टर्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो अपनी ग्रोथ से मुतमईन था, लेकिन उसके पास मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कोई टेक्निक नहीं थी। उसके बैरियर्स काफी यूजफुल थे, लेकिन उसे उन्हें मूव करने का कोई आइडिया नहीं था। तो छोटे ब्लेक ने सख्त मेहनत की। उसकी लगातार मेहनत की बदौलत 3 साल बाद वो आखिरकार अटैक करने के लिए बैरियर्स यूज कर सका। उसने इसका नाम ऑफेंसिव बैरियर टेक्निक रखा। बरसों तक बेजायका खाना खाने के बाद उसने प्रॉपर प्योरिफिकेशन के बाद पहली बार मॉन्स्टर मीट का जायका चखा। नौजवान ब्लेक सख्त मेहनत करता रहा और वक्त के साथ वो हर तरह से अपने बैरियर्स को मैनिपुलेट करना सीख गया। जैसे ही वो कहानी बता रहा होता है, एक मॉन्स्टर पीछे से आ जाता है, लेकिन ब्लेक बड़ी आसानी से उससे निपट लेता है और बताता रहता है कि रोजाना लड़ने के बाद उसने कुछ नया सीखा। बूढ़ा आदमी हवा में कूदता है और मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, ये दिखाने के लिए कि उसने क्या सीखा। टीनेजर्स उसकी ताकत देखकर डर जाते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट हम्बल रहता है। उन्हें आखिर समझ आ जाती है उसकी ताकत की वजह, और क्लैरा हैरान होती है कि वो अपने सख्त बैकग्राउंड के बावजूद शिकायत नहीं कर रहा। बूढ़ा आदमी मानता है कि वो भी स्ट्रांग बन सकते हैं अगर वो उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करें। लड़कियों को इस बात पर शक है, लेकिन स्वेन खुद को काम करता है और सख्त मेहनत करने के लिए पुरअज़्म हो जाता है। ब्लेक कुछ सालामैंडर्स को आते हुए नोटिस करता है, तो वो टीनेजर्स को अपना बेस्ट देकर उनसे निपटने का ऑर्डर देता है। वो सब डर के मारे चीखते हैं। रॉयल मैजिशियन कॉर्प्स के मेंबर्स लैंसलॉट को उसकी एक्सपर्टीज और स्ट्रेंथ के लिए अमेजिंग कहते रहते हैं। वो मानते हैं कि उसमें कोई खामी नहीं, लेकिन वो हम्बल रहता है। वो उसे देखते रहते हैं और उनके जाने के बाद वो अपने आदमियों के साथ उनके रवैये पर डिस्कस करता है। लैंसलॉट मानता है कि वो कुछ खास नहीं, लेकिन उसके आदमियों से आजिज बंदा कहते हैं क्योंकि सब उस पर रिलाई करते हैं। लैंसलॉट इतने कॉम्प्लीमेंट सुनकर अजीब महसूस करता है, बस इसलिए कि उसके पास दूसरों से थोड़ा ज्यादा टैलेंट है। इन दिनों वो तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन बेमकसद फील करता है क्योंकि डीमन किंग पहले ही मर चुका है। लैंसलॉट को रियल फाइट्स का थ्रिल महसूस करने का कोई मौका नहीं मिलता। उसे अमन पसंद है, लेकिन सोचता है कि वो सबकी स्टूपिड एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना क्यों जारी रखे। वो अपनी कुर्सी पर बैठता है और उसे बताया जाता है कि करीब के किसी गांव पर मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ है। लैंसलॉट लेटर पढ़ता है और सोचता है कि उसे बस कुछ रूकीज भेज देने चाहिए। वो लिस्ट चेक करता है और प्रोटैगनिस्ट की पार्टी को चूज करता है। डॉर्मिटरी में स्वयं हमेशा की तरह टेंशन लेने लगता है, जबकि बाकी उसे काम करने की कोशिश करते हैं। ब्लेक कुछ पानी ऑफर करता है, लेकिन स्वेन फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है और सोचता है कि वो इतना काम क्यों है। बुढ़ा आदमी उसे याद दिलाता है कि मॉन्स्टर्स से लड़ना उसके लिए नया नहीं है। तो टीनेजर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे लम्हात के लिए सख्त ट्रेनिंग की थी। कोई स्वेन की पार्टी का मजाक उड़ाता है, लेकिन अचानक लैंसलॉट आता है और सबको फॉर्मेशन लेने का ऑर्डर देता है। वो लाल बालों वाला कमांडर डिटेल्स बताता है और उन्हें 4-4 के स्क्वाड्स में रहने और दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करते रहने का ऑर्डर देता है। गांव की तरफ मार्च शुरू होता है। कुछ घंटों तक मुसलसल चलने के बाद हर कोई हालात के बारे में शिकायत करने लगता है, तो उन सब को आराम करने के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं। रुकीज आखिर सांस ले पाते हैं, लेकिन कोई उन पर चिल्लाता है कि उठो और स्क्वाड मेंबर्स को रिलैक्स करने में मदद करो, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। स्वेन और बाकी फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और स्क्वाड मेंबर्स की मसाज शुरू करते हैं। रात में उन्हें गार्ड ड्यूटीज की वजह से जागना पड़ता है। 7 दिन की यही बकवास बर्दाश्त करने के बाद स्वेन को एहसास होता है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो मर जाएगा। दूसरे टीन्स भी पीले पड़ने लगते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी काम रहता है और कुछ पानी ऑफर करता है। वो सरप्राइज फील करते हैं, तो वो उन्हें याद दिलाता है कि ऐसी सिचुएशंस उसके लिए नई नहीं है। वो सब अंदाजा लगाते हैं कि उसका मुकाबला नॉर्मल लोगों से नहीं किया जा सकता। स्वेन नोटिस करता है कि उसके ग्रुप के अलावा कोई और रुकीज नहीं है। स्क्वाड मेंबर्स अपने घमंडी एटीट्यूड के साथ बीच में आते हैं और बताते हैं कि रुकीज पहले ही भाग गए। वो बुढ़े आदमी को टीज करने लगते हैं और अजीब इंसल्ट्स फेंकते हैं, लेकिन स्वेन और बाकी ब्लेक के लिए खड़े होते हैं, जिससे बुलीज गुस्सा हो जाते हैं। वो रुकीज को एक अच्छा सबक सिखाने का फैसला करते हैं, लेकिन लैंसलॉट बीच में आकर उन्हें डरा लेता है। लैंसलॉट रुकीज को भी वार्न करता है, तो ब्लेक माफी मांगता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। कमांडर को ब्लेक में कुछ खास नजर नहीं आता, इसलिए वो सोचता है कि गुंथर इतनी बुरी तरह कैसे हार गया। वो अंदाजा लगाता है कि प्रोटैगनिस्ट शायद कुछ छुपा रहा है। 14 दिनों बाद आर्मी आखिरकार गांव पहुंचती है। लैंसलॉट विलेज चीफ से मिलता है और सब कुछ गौर से सुनता है। चीफ रोने लगता है और उम्मीद करता है कि कमांडर सिचुएशन संभाल लेगा।
गांव में टीन्स को आखिर आराम करने और ब्रेक लेने का मौका मिलता है। कोई स्क्वाड लीडर्स को जमा होने के लिए बुलाता है। जैसे ही लैंसलॉट मीटिंग से वापस आता है, वो मानता है कि चीफ झूठ बोल रहा है क्योंकि वहां कोई औरत नजर नहीं आ रही। लैंसलॉट का ख्याल है कि चीफ मॉन्स्टर्स पहले ही गांव वालों को धमका रही हैं, इसलिए वो सबको मोहतात रहने और गांव की फूड रिसोर्सेस यूज ना करने का ऑर्डर देता है। उसे लगता है कि उन पर रात को एम्बुश होगा और पूछता है कि क्या किसी और को अपनी राय देनी है। ब्रेन डेड स्क्वाड लीडर्स के पास कहने को कुछ नहीं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ उठाता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ है। दूसरे लीडर्स आवाज उठाने पर उसकी इंसल्ट करने लगते हैं, लेकिन लैंसलॉट उन्हें रोक देता है क्योंकि वो बस एक ईमानदाराना राय चाहता है। भले ही ब्लेक एक रुकी होकर प्रोटैगनिस्ट को शक है कि वो ऐसी स्ट्रैटेजी से हॉस्टेजेस को बचा पाएंगे, इसलिए वो मानता है कि उन्हें पहले हमला करना चाहिए। लैंसलॉट उसे सिचुएशन याद दिलाता है और दूसरों को लगता है कि गांव वालों की मदद के बिना इतने कम वक्त में मॉन्स्टर्स को लोकेट करना नामुमकिन है। लेकिन ब्लेक कॉन्फिडेंट होकर अपनी डिटेक्शन टेक्निक रिवील करता है और उसकी एबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये टेक्निक उसे किसी भी चीज की शेप और मूवमेंट डिटेक्ट करने में मदद करती है, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि ये मॉन्स्टर्स लोकेट करने में मदद करेगी। वो उन्हें एक जान बेचने के लिए मजबूर कर देता है। उसे झूठा कहते हैं और फ्रस्ट्रेशन में याद दिलाते हैं कि बैरियर्स सिर्फ डिफेंस के लिए यूजफुल होते हैं। लेकिन ब्लेक सीरियस हो जाता है और इस टेक्निक को यूज करके बिना देखे बताता है कि उसके पीछे क्या हो रहा है। आदमी शॉक हो जाते हैं, लेकिन उनके छोटे दिमाग अभी भी ऐसी छोटी बात समझने से कासिर है, तो वो शिकायत करते रहते हैं। लेकिन लैंसलॉट उस पर यकीन करता है, इसलिए वो ब्लेक के स्क्वाड को इससे निपटने और हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने का काम देता है। आदमी एतराज करते हैं, लेकिन लैंसलॉट को शक है कि रुकीज कुछ कर पाएंगे, इसलिए उसे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कि वो क्या करते हैं। वो अनाउंस करता है कि ऑपरेशन रात में शुरू होगा और सबको इंस्ट्रक्शंस फैलाने का ऑर्डर देता है। रात में ब्लेक का स्क्वाड अपना इंपॉर्टेंट मिशन शुरू करता है। स्वेन हैरान होता है कि कमांडर ने उन्हें इतने इंपॉर्टेंट काम सौंपा, लेकिन लड़कियां सोचती हैं कि लैंसलॉट ने शायद सोचा होगा कि वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वो पूछते हैं कि क्या बूढ़े आदमी को पता है वो क्या कर रहा है। ब्लेक उन्हें यकीन दिलाता है कि उसकी डिटेक्शन टेक्निक बेहतरीन है, लेकिन उन्हें इसके लिए इधर उधर मूव करना पड़ेगा। वो सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि वो इतना कुछ कर सकता है। क्लैरा सोचती है कि बुढ़ा आदमी इंप्रेसिव है। वो ब्लश करने लगती है और सोचती है कि वो ब्लेक के आसपास इतना एक्साइटेड क्यों फील करती है। गांव में सबके सो जाने के थोड़ी देर बाद ही मॉन्स्टर्स एम्बुश शुरू करते हैं और चुपके से लैंसलॉट को मारने आते हैं जब वो सो रहा होता है। वो हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें तबाह कर देता है और डिसअपॉइंट होता है कि ये बस कुछ कमजोर मॉन्स्टर्स हैं। बाकी सारे स्क्वाड्स भी एम्बुश को रोकते हैं और आसानी से लो लेवल मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। लेकिन अचानक लेवल 4 ऑक्स की एक आर्मी जंगल से आ जाती है। मॉन्स्टर्स लोको, अल्बर्ट और गैरी के डिफेंस पॉइंट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लोग बाजी पलटना शुरू करते हैं और कमांडर की आर्मी को तबाह करने लगते हैं। इंसान फंस जाते हैं और मरने ही वाले होते हैं कि लैंसलॉट ऑक्स को तबाह कर देता है और दूसरे मॉन्स्टर्स का पूछता है। एक ऑर्क लॉर्ड कूद कर बीच में आता है और आदमियों को डरा देता है, लेकिन उन्हें यकीन है कि उनका इनविंसिबल कमांडर सब कुछ अकेले संभालेगा। लैंसलॉट हवा में कूदता है और अपना स्ट्रॉन्ग मैजिक अनलीच करता है। सिर्फ एक धमाके से वो कुछ ही सेकंड्स में ऑर्क लॉर्ड का काम तमाम कर देता है। उसके आदमी उसे हमेशा की तरह घूरते हैं, लेकिन लैंसलॉट मोहतात रहता है और समझता है कि इन सब के पीछे जरूर कोई लीडर है, क्योंकि ऑर्क लॉर्ड्स में अकल नहीं होती। अचानक कोई चीज सामने आती है और उसे शॉक कर देती है। एक गुफा के अंदर ब्लेक आखिर हॉस्टेजेस को ढूंढ लेता है। टीन्स उन सबको आजाद करते हैं और सेफ फील करवाते हैं। ब्लेक कुछ सुनता है तो वो सब कुछ अपने स्टूडेंट्स पर छोड़कर अंदर भागता है। गांव में लैंसलॉट हिचकिचाता है जो वो इमेंस ऑरा वाला बड़ा मॉन्स्टर उसके सामने आता है। दूसरे आदमियों को लगता है कि ये लेवल 8 है, जिसका मतलब है वो टिक नहीं पाएंगे, तो वो बुज़दिलों की तरह सब कुछ लैंसलॉट पर छोड़ देते हैं। बड़ा मॉन्स्टर अटैक शुरू करता है और कैप्टन को चैलेंज करता है कि वो अपनी रेपुटेशन मेंटेन करे और दिखाए कि वो क्या कर सकता है। क्योंकि कमांडर ने भी थोड़ी देर पहले अपना मैजिक यूज किया था, उसे शक है कि वो एक से ज्यादा अटैक कर पाएगा, तो वो मायूस होने लगता है। उसके आदमी उसे चीयर करते रहते हैं, तो कैप्टन फिर से कॉन्फिडेंट फील करता है। उसे लगता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन मॉन्स्टर एक अटैक करके जल्द ही उसकी हमा निकाल देता है। वो शैतानी मॉन्स्टर फाइट खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन ब्लेक सही वक्त पर बीच में कूदता है और अपनी टेक्निक से कमांडो को शील करता है, जिससे सब शॉक रह जाते हैं। ब्लेक ग्रेट एक्स के हमले को रोकने में कामयाब हो गया, जिससे लड़के हिल गए। हमारा लड़का फिर लैंसेलॉट की तरफ मुड़ता है और उसे हील करना शुरू करता है। लैंसेलॉट के लिए ये शौक की बात है कि वो होली मैजिक यूज कर रहा है, क्योंकि पहले उसे लगा था कि वो सिर्फ बैरियर मैजिक यूज कर सकता है। हीरो बात साफ करता है, ये बताते हुए कि ये बैरियर हीलिंग टेक्निक है जो प्यूरिफिकेशन और डिटेक्शन प्रॉपर्टीज यूज करके बॉडी को स्टिम्युलेट और रीजेनरेट करती है। जायंट की आंखें गुस्से से चमकती हैं और वो अपना कुल्हाड़ा उठाता है और कई बार बैरियर पर मारता है। ब्लेक लैंसेलॉट से पूछता है कि क्या उनके पास जीतने का कोई चांस है, जिस पर वो हाँ करता है, लेकिन सिर्फ तब अगर वो हाई लेवल मैजिक यूज करे। आराम के लिए वक्त चाहिए होने के बावजूद लैंसेलॉट उसे ये भी बताता है कि इसके काम करने के लिए जायंट का अपना गार्ड डाउन करना जरूरी है। हीरो के पास एक आइडिया है, वो एक ओपनिंग बनाएगा और लड़ेगा, जो लैंसेलॉट को हैरान कर देता है। मशकूक जजमेंट के साथ लैंसेलॉट सोचता है कि ब्लेक अपने बैरियर टेक्निक्स के साथ कैसे लड़ेगा, लेकिन उसे बताने के बजाय प्रोटैगनिस्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। उसकी बोली चमकती है और वो खुद को तैयार करता है जैसे ही वो अपने बैरियर से कूदता है। जायंट इस अजीब हरकत से कंफ्यूज हो जाता है और हमारे हीरो की लात खाकर जमीन पर जा गिरता है। सिचुएशन देखते हुए लड़के हिल गए हैं कि ब्लेक जायंट को गिराने में कामयाब रहा। शर्मिंदगी से जायंट उठता है और उस पर चिल्लाता है कि अपना ईगो कम करे। गुस्से में वो हमारे लड़के पर दोबारा हमला करने वाला है, लेकिन उसने सब प्लान किया हुआ है। वो उसे बैरियर मैजिक से डिस्ट्रैक्ट करता है और लैंसलॉट अपना हाई लेवल मैजिक यूज करता है। लड़के उसे चीयर करते हैं और लैंसलॉट की आंखों से गुस्सा निकलता है। अपना सारा मैजिक यूज करते हुए वो जायंट को उड़ा देता है। जायंट ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था और मरकर जमीन पर पड़ा है, जिसके सीने पर एक बड़ा सा जला हुआ निशान है। मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर लड़के खुशी से झूम उठते हैं। इसी दौरान कैप्टन के पास खड़े होने की भी ताकत नहीं है। तभी हमारा लड़का आगे आता है और उसे उठने में मदद करता है। वो मानता है कि लैंसलॉट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और वही कॉम्प्लीमेंट हमारे प्रोटैगनिस्ट को देता है। लड़के लैंडस्लॉट को घेर लेते हैं और ब्लेक को साइड में ढकेल देते हैं, जिससे हमारा हीरो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इनसिक्योर हो जाता है और ऐसे कमेंट्स आस्क किए जाते हैं कि कैप्टन उसकी मुदाखलत के बिना भी जीत सकता था। ये सुनकर कैप्टन गुस्सा हो जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का मैच्योर है और एक अडल्ट की तरह हैंडल करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि शायद कैप्टन को उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आखिर वो भी बस एक इंसान है और मिलकर लड़ने की अहमियत पर जोर देता है। लड़कों में से एक गुस्से में ब्लेक का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन मजबूत ग्रिप के साथ प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ हटाता है और सख्ती से समझाता है कि उनका कैप्टन भी एक दिल रखने वाला इंसान है। ग्रिप इतनी सख्त होने का एहसास करते ही लड़का अपना हाथ छुड़ा लेता है और अपने साथी के साथ निकल जाता है। ब्लेक चैन की सांस लेता है और बाद में हॉस्टेजेस को गांव वापस भेज दिया जाता है। यहां तक कि विलेज चीफ ने भी माफी मांगी, क्योंकि वो डर महसूस कर रहा था और उस भयानक जायंट बारबरोसा की आइडेंटिटी कभी पता नहीं चली। सब कुछ सॉल्व हो जाने के बावजूद एक साया अभी भी मंडला रहा था। वापस आने के बाद लड़कियां काफी थकी हुई लगती है। इसी दौरान ब्लेक को कैप्टन के साथ ड्रिंक के लिए बुलाया जाता है। ये अचानक दावत किसी जहमत की तरह लगती है और लैंसलॉट इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे यकीन दिलाता है कि पहली बार किसी ने उसे इनवाइट किया है, इसलिए वो बिल्कुल उल्टा महसूस कर रहा है। इत्तेफाक से कैप्टन के लिए भी ये पहली बार है कि वो किसी को इनवाइट कर रहा है। रस्मोरी टोन को महसूस करते हुए लैंसलॉट उसे रिलैक्स होने को कहता है। ब्लेक मान जाता है और कैप्टन टोस्ट के लिए कहता है। इसके बाद वो रात सेलिब्रेट करते रहते हैं। अगले दिन हमारा प्रोटैगनिस्ट छुट्टी के बाद रिफ्रेश्ड फील करता है और टाउन में घूमने निकलता है। वो अपनी नई जिंदगी के लिए हीरो एलिस का शुक्रगुजार महसूस करता है। जब वो अपनी सोचों में गुम होता है तो वो एक नकाबपोश औरत से टकरा जाता है। फौरन वो सोचता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ नाइट्स उसे ढूंढ रहे हैं, परेशान है कि वो कहाँ भाग गई होगी। एक गली में छुपकर वो प्रोटैगनिस्ट से उसे इस मुसीबत में घसीटने के लिए माफी मांगती है, लेकिन जल्द ही हमारे लड़के को एहसास हो जाता है कि वो कौन है। वो अपना क्लोक उतारती है और वो कोई और नहीं बल्कि एलिस है। गर्म जोशी से वो उसे मिलती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा क्यूरियस है कि उसका पीछा क्यों किया जा रहा है।
वो फखर से मानती है कि वो काम से भाग आई है, जहां उसे दर्जनों लोगों से मिलना पड़ता है। सोने पे सुहागा उसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं और फैन लेटर्स का जवाब देना पड़ता है। वो बेचारगी से चिल्लाती है कि वो इसकी स्ट्रगल को समझता भी नहीं है। एदा और बाकियों को भी काम करने पर मजबूर किया गया, लेकिन उन्हें निस्बतन कम टास्क मिले, इसलिए वो भाग आई। ब्लेक को एहसास होता है कि उसे एक ब्रेक की जरूरत है और उससे अपनी साथ घूमने के लिए कहता है, ताकि वो हर चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सके। वो खुशी से कबूल करती है और उसे अपनी पसंदीदा जगह ले जाती है। फिर वो 2 लंच बॉक्सेस निकालती है जिनमें सैंडविचेस हैं जो उसने बनाए हैं। 2 लंच बॉक्सेस देखकर ब्लेक हैरान होता है कि वो दोनों क्यों उठाए हुए थी। फिर भी वो बात टाल लेते हैं और पहले निवाले से ही उसे एहसास होता है कि वो एक बेहतरीन कुक है। एलिस मानती है कि वो घरेलू किस्म की है, जो उसे हीरो के लिए अजीब लगता है। हीरो बनने की राह पर चलने से पहले वो गांव की एक आम लड़की की तरह सादी जिंदगी गुजार रही थी, जिसके पास कोई खास ताकत नहीं थी। एक दिन उसे गॉडेस आल्ट्रिया की ब्लेसिंग मिली और उसी दिन वो डीमन किंग को हराने के लिए हीरो बन गई। एक लड़की जिसने पहले कभी तलवार नहीं पकड़ी थी, उसे सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ी, लेकिन अब उसे तलवारबाजी पसंद है। जब वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचती है तो उसे वो मुश्किलात याद आती हैं जो उसने अपने कुछ साथियों के साथ झेली थीं। लेकिन क्योंकि वो पहले ही डीमन किंग को हरा चुकी है तो सिर्फ कुछ ही मॉन्स्टर्स बचे हैं, जिसका मतलब है आखिरकार अमन। अचानक ब्लेक खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो बस एक बूढ़ा बैरियर मंगे है जिसे कई बार फॉर ग्रांटेड लिया गया। एलिस ने वाकई ये इमोशनल बात सुनने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जल्दी वो इतराफ करता है कि वो सिर्फ एलिस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो डीमन रेल्म के खिलाफ बैरियर्स लगाने की वजह भी बताता है ताकि सबको महफूज रखा जा सके। अब वो एलिस को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये सुनकर एलिस नर्वस हो जाती है क्योंकि वो पहले से ही एक हीरो है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे यकीन दिलाता है कि एलिस एक बेहतरीन इंसान है। वो उसके अल्फाज में गर्माहट महसूस करती है और मानती है कि वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। बाद में वो टाउन वापस आते हैं, अलविदा कहते हैं और जल्द ही दोबारा मिलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन दीवार के पीछे एक नकाबपोश आदमी हमारे हीरो को देखता है और गुस्से में उसे मारने की बद्दुआ देता है। गुंथर का दिमाग खराब हो जाता है जब उसे बताया जाता है कि उसका ट्रांसफर मेबल रीजन में किया जा रहा है। वो एहतजाज करता है कि ये डिमोशन जैसा लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ उसके गलत रवैये और अथॉरिटी के गलत इस्तेमाल के नतीजे हैं। सिर्फ यही नहीं, उसने ट्रेनिंग यूनिट में भी हंगामा किया है। अब उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। एक नोबल और बड़ा मेज होने के बावजूद अब ये सब मायने नहीं रखता, क्योंकि अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा बंदा रियलाइज करता है कि उसके साथ टीम बनाना कितना बेतुका था। फिर वो गुंथर को बॉर्डरलैंड से शुरू करने का ऑर्डर देता है। गुंथर अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता जब उसे एहसास होता है कि उसे काट दिया गया है। जब वो हॉल में चलता है तो सबकी नजरें उस पर होती हैं। जिल्लत उसका पीछा करती है क्योंकि सब उसकी डिमोशन के बारे में बातें कर रहे हैं। ये बातें और गॉसिप सुनकर वो गुस्से से चिल्लाता है कि अपना मुंह बंद रखें, लेकिन उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा है क्योंकि वो अपने मैजिक से हॉल को तबाह करना शुरू कर देता है। बाद में उसे निकाल दिया जाता है और वो अपने वाहिद लेबल से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है। वो एक हायर रैंकिंग नोबल है, लेकिन हकीकत में उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे सिर्फ निकाला जा रहा है और कैद नहीं किया गया। वो बेचारगी से सोचता है कि अचानक उसे कचरे की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन उसकी चीखें अनसुनी रह जाती हैं। एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। लेडी हीरो शायद उसकी कदर जानती होगी। पहली बार देखते ही वो उसके प्यार में गिर गया था और वो उसका साथी बनने के लिए कैप्टन बनना चाहता था, लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके इग्नोर होने की वजह कोई और नहीं बल्कि ब्लेक था। इस बात ने उसे हमारे हीरो से नफरत करवा दी। इस बात ने उसे हर जगह हमारे हीरो को ढूंढने पर मजबूर किया। लेकिन आखिरकार उसने एलिस, अपने क्रश को, उस शख्स के साथ देखा जिससे वो नफरत करता है, ब्लेक। वो अपने दिल में सोचता है कि ब्लेक की जगह उसे होना चाहिए था, जो एलिस के साथ हंस रहा और घूम रहा है। लेडी हीरो को हमारे लड़के के साथ देखकर उसके साथ होने और किसी दिन उसे अपनी दुल्हन बनाने का सपना टूट जाता है। तो अब जब वो ब्लेक को देखता है तो जलन के मारे उसे मारने की बद्दुआ देता है। उसका प्लान साफ है, वो ब्लेक को मार देगा और एलिस को छीन लेगा। वो शैतानी हंसी हंसता है ये सोचते हुए कि वो सिर्फ उसकी है। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हैं। सारी यूनिट्स के जमा होने के बाद कैप्टी उन्हें जल्द आने वाले डीमन किंग सब्जुगेशन इवेंट के लिए वीआईपीज और शहर की हिफाजत करने का ऑर्डर देता है। फिर वो असाइन की गई पोजीशंस अनाउंस करता है,
ब्लेक सोचता है कि उन्हें कौन सी पोजीशन दी जाएगी। अनाउंसमेंट के बाद हर कोई मुड़ता है और ब्लेक और उसके साथियों टेरिसा, क्लारा और स्वेन को देखता है। अचानक उन्हें एहसास होता है कि उन्हें लेडी हीरो और उसकी पार्टी के एस्कॉर्ट्स के तौर पर मुकर्रर किया गया है। ट्रेनीज के लेडी हीरो की पार्टी के एस्कॉर्ट्स होने की अफवाह उनके पीछे जलती है। ये हैरानी की बात है कि ये कैप्टन और एलिस की रिकमेंडेशन थी, क्योंकि उन्होंने मॉन्स्टर अटैक के दौरान अच्छा परफॉर्म किया था। ब्लेक ने ना सिर्फ गुंतर को हराया है, बल्कि ईडा और एलिस भी उस पर बहुत भरोसा करती हैं। फिर कैप्टन अपना हाथ उठाता है, इशारा करते हुए कि फैसला हो चुका है और सबको फौरन अपनी जिम्मेदारियों के साथ शुरू होने की जरूरत है। बाद में ब्लेक और उसके साथी एलिस के कमरे के बाहर खड़े हैं। स्वेन साफ तौर पर नर्वस है, क्योंकि उसे जिम्मेदारी के बारे में सोचकर ही घबराहट हो रही थी। टेरिसा और क्लारा उसे हिम्मत करने को कहती हैं, जबकि उनकी अपनी टांगें कांप रही हैं। अपनी सारी हिम्मत जमा करके स्वेन अंदर जाने का फैसला करता है। अंदर एलिस और ईडा उन्हें देखकर खुश होती हैं। इसी दौरान टेरिसा, क्लारा और स्वेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि उनके सामने लेडी हीरो और लेडी एडा है। ब्लेक उन्हें नॉर्मल तरीके से मिलता है और इंतजार करवाने के लिए माफी मांगता है। एडा और एलिस ब्लेक के साथ इधर उधर की बातें करती हैं, जिससे उसके दोस्तों को एहसास होता है कि वो वाकई दोस्त हैं। बाद में जब वो बैठते हैं तो ब्लेक के अलावा उसके सारे टीममेट्स नर्वस होते हैं। एडा और एलिस उन्हें यकीन दिलाती हैं कि उन्हें रिलैक्स रहना चाहिए और वो बुरा नहीं मनाएंगी। मेहरबान लगने के बावजूद वो उन्हें वाकई डरादी लग रही हैं। इसी दौरान ब्लेक खुश है कि उन्हें प्रेस्टीजियस पार्टी ने रेकमेंड किया। उसके सारे साथी ये सोचे बिना नहीं रह पाते कि उन्होंने ब्लेक को एक आम आदमी समझा था, लेकिन ये उनके पहले ख्याल से बिल्कुल अलग है। एक नाइट एलिस को ख्याल देता है कि शायद इनमें सिर्फ ब्लेक ही काबिल है। वो नॉविस मैजिशियंस की तरह कमजोर लगते हैं और बेहतर होगा अगर उन्हें बेहतर मेजर्स से रिप्लेस कर दिया जाए। ये सुनकर वो तीनों और भी नर्वस हो जाते हैं, सोचते हुए कि वो किसी काम के नहीं हैं। लेकिन टेरिसा खड़ी होती है, दरखास्त करते हुए कि उन्हें ये ड्यूटी दी जाए। दूसरे दो भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, यकीन दिलाते हुए कि वो दिखने से ज्यादा काबिल हैं। नाइट आहें भरता है और बताता है कि उनका टेस्ट लिया जाएगा। वो उन्हें रूल्स एक्सप्लेन करता है। अगर वो एक अटैक लैंड करने में कामयाब हो गए तो वो जीत जाएंगे। नाइट ये भी यकीन दिलाता है कि वो कोई मैजिक यूज नहीं करेगा, जिससे ऐसा लगता है कि उन्हें कमतर समझा जा रहा है। उनके चेहरों पर गुस्सा है और वो अपने अटैक्स नाइट पर फेंकते हैं, लेकिन तेजी से वो उन्हें डॉज कर लेता है और स्वेन को समझ नहीं आता कि नाइट ने वो सब कैसे डॉज कर लिए। नाइट मानता है कि उन्हें लेडी वॉलबर्गर ने ट्रेन किया है, इसलिए कोई इम्कान नहीं कि वो मैजिशियन से हार जाएं। वॉलबर्गर सोर्ड्समैनशिप में जीनियस है, जो मैजिशियन से आसानी से लड़ सकती है। नाइट फिर ये कहते हुए चला जाता है कि वो कमजोर इंसानों को एस्कॉर्ट्स नहीं बनने दे सकता। दूसरी तरफ ब्लेक सेरेमनी और उसकी तारीख के बारे में पूछता है। एलिस उसे बताती है कि वो 3 हफ्तों में होगी। फिर हमारा हीरो नाइट को यकीन दिलाता है कि वो तब तक ट्रेन करेगा और अपने साथियों को मजबूत बनाएगा। नाइट मान जाता है ये कहते हुए कि वो इवेंट से 3 दिन पहले दोबारा उनका इम्तिहान लेगा। ब्लेक के टीममेट्स मोटिवेशन के साथ अग्री करते हैं। इसी दौरान एलिस और एडा उन्हें सपोर्ट करती हैं। नाइट को वाकई उम्मीद नहीं है, देखते हुए कि वक्त कितना कम है, लेकिन वो यकीन दिलाते हैं कि वो बेहतरीन ट्रेनिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद टीममेट्स मेक्का फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स से भागते हुए दिखाई देते हैं, चीखते हुए कि वो अभी मरने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही वो अपनी जान बचाकर भागते हैं, वो चीख रहे हैं कि करंट लेवल्स पर लेवल 3 मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन है। इसी दौरान ब्लेक उन्हें अपना बेस्ट देने के लिए कहता है, क्योंकि भागने से वो स्ट्रांग नहीं बनेंगे। सन रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर्स उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो वो अपना फायर मैजिक फेंकता है, लेकिन मॉन्स्टर डॉज कर लेता है और अपने कुल्हाड़ी एक्स से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। स्वेन बाल बाल बचता है और वो सब उसी सवाल पर आ जाते हैं कि मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए। ब्लेक जोर से मशवरा देता है कि उन्हें कोई प्लान बनाना होगा, वरना उनकी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं होगी। अचानक एक मॉन्स्टर स्वेन पर पीछे से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन अपने बैरियर मैजिक का यूज करते हुए ब्लेक उसे बचा लेता है। ये ब्लेक की तरफ से यकीन दहानी है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा है। आखिरकार तीनों को दोबारा शुरू करने की मोटिवेशन मिलती है, ये याद करते हुए कि हमारे हीरो ने पहले क्या कहा था कि वो सिर्फ बैरियर टेक्निक सिखा सकता है, इसलिए उन्हें उन्हीं एबिलिटीज को यूज करना होगा जो उनके पास पहले से हैं। वो जल्दी से अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स बढ़ा लेते हैं। वो मॉन्स्टर्स के अटैक्स डॉज करते हैं और जब भी मॉन्स्टर अपना गार्ड डाउन करता है वो अटैक करते हैं और टीम वर्क की अच्छी मिकदार के बाद वो मॉन्स्टर को गिरा देते हैं और खुशी से अपनी पहली कामयाबी सेलिब्रेट करते हैं।
ब्लेक उन्हें ऊपर से देखता है जबकि वो डिस्कस करते हैं कि उनका टीम वर्क उन्हें स्ट्रांग बनने में मदद करेगा। दूसरे दिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उन तीनों को उनकी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ाने के लिए हाइक पर ले जाता है। तीसरे दिन तक वो उन्हें ओपोनेंट की मूवमेंट्स रीड करने का चैलेंज देता है ताकि वो आने वाले अटैक को प्रिडिक्ट कर सकें। और इसी तरह दिन गुजरते गाते हैं। उनकी इवैल्यूएशन का दिन आ जाता है और नाइट उन तीनों के सामने खड़ा होता है ताकि उनके काबिलियत देख सके। मोटिवेटेड तीनों मानते हैं कि वो पिछली बार से डेफिनेटली स्ट्रांग है। नाइट उनका ओवर कॉन्फिडेंस नोटिस करता है, सोचते हुए कि क्या वो जल्द ही हकीकत से रूबरू होंगे। इसके साथ ही इवैल्यूएशन शुरू होती है और स्वेन पहले अटैक करता है, लेकिन नाइट तेजी से डिफेंड करता है उसके अटैक को बेकार कहते हुए। लेकिन क्लारा साइड से अटैक करती है स्वेन को डिफेंड करते हुए कि उसका अटैक बेकार नहीं था। नाइट के लिए एक और अटैक डॉज करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो फिजिकली स्ट्रांग हो गए हैं। नाइट ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि उनका टीम वर्क काबिले तारीफ है। इसी दौरान वो तीनों सांस भूलने की वजह से थक चुके हैं, ये जानते हुए कि नाइट कितना ताकतवर है। नाइट उनका मजाक उड़ाता है कि क्या उनके पास बस यही कुछ है, तो वो अपनी पूरी जान लगाने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। पलक झपटते ही वो नाइट को घेर लेते हैं और अपना नया मैजिक दिखाते हैं। फिर वो अपने एट्रीब्यूट जाहिर करते हैं जो नाइट को सरप्राइज कर देते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल ही जिसकी उसने इन तीनों से उम्मीद नहीं की थी। लेकिन उसकी तेज सोच उसे बचा लेती है और वो डॉज कर लेता है। स्वेन जमीन पर लेटा हुआ सोचता है कि नाइट ने ये डॉज कैसे कर लिया। एलिस चिल्लाकर कहती है कि ये खत्म हुआ, जबकि स्वेन और उसके दोस्त रोने वाले होते हैं क्योंकि उनकी मैजिक पावर खत्म हो चुकी है। लेकिन ब्लेक उन्हें यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ 3 हफ्तों में इतने स्ट्रांग बन गए हैं और उन्हें इस बात पर शुक्रगुजार होना चाहिए। उनकी हैरानी की इंतहा नहीं रहती जब नाइट उनके पास चलता हुआ आता है और अनाउंस करता है कि वो अपना टेस्ट पास कर चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आता क्योंकि वो उससे हार गए थे। लेकिन नाइट उन्हें यकीन दिलाता है कि उनकी मैजिक पावर इंप्रेसिव थी, जो उसे कुछ डैमेज देने में कामयाब रही। वो पिछले 3 हफ्तों में काबिले तारीफ हद तक बेहतर हुए हैं और वो एस्कॉर्ट्स के तौर पर अच्छा काम करेंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट अंदर आता है और उन्हें कंग्रेचुलेट करता है, जबकि वो तीनों खुशी से सेलिब्रेट करते हैं कि उनकी सख्त मेहनत जाया नहीं गई। इसी दौरान एलिस और ईडा सोचते हैं कि वो मास्टर और उसके शागिर्दों की तरह लग रहे हैं। वो ब्लेक और उसके टीममेट्स के साथ महफूज महसूस करती हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि सेरेमनी बिल्कुल सेफ होगी। लेकिन ईडा उन्हें बताती है कि आसपास कुछ बातें हो रही हैं, इसलिए वो उम्मीद करती है कि सब ठीक रहे। सब्जुगेशन सेरेमनी का दिन आ गया है। हीरोज पार्टी पहुंचती है और वहां फैंस की एक बड़ी भीड़ जमा है। स्वेन, क्लारा और थेरेसा जानते हैं कि उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा। एलिस के दूसरे 2 साथी दूसरों कैरेज में हैं, जिसे ब्लेक नोटिस करता है। अचानक एलिस और ईडा हमारे प्रोटैगनिस्ट से बात करने आती हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर फोकस करना चाहता है, ये जानते हुए कि वो नाकाम नहीं हो सकता। नाइट उन्हें बताया था कि हीरो और उसके साथियों को मारने का टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि उनके मददगारों पर काफ़ी हमले और किडनैपिंग की कोशिशें हो चुकी हैं। नाइट उन्हें पूरी ताकत से उनकी हिफाजत करने का ऑर्डर देता है, इसलिए ब्लेक खतरे को जानते हुए ज्यादा चौकन्ना और अलर्ट रहता है। भीड़ के बीच गंधर खड़ा है और गुस्से में वो उनकी तरफ भागता है। वो वहीं रुक जाता है जब ब्लेक देखता है कि ये गंधर है। नाइट्स को ऑर्डर दिया गया है कि अगर गंधर मुकाबला करे तो कोई रहम ना दिखाएं, लेकिन गंधर के पास सिर्फ एक ही मकसद है, ब्लेक को मारना और एलिस को चुराना। एक नाइट गुंथर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गुंथर उस पर हमला कर देता है, जिससे लोग पैनिक हो जाते हैं। कुछ ही मिनट्स में भीड़ वहां से भाग जाती है। एडा जल्दी से उस नाइट को हील करने आती है जिसे गुंथर ने जला दिया था। अचानक ब्लेक के तीनों टीममेट्स गुंथर पर हमला करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उन्हें छोड़ने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो उसे जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखता है और उसे बद्दुआ देने लगता है। वो गुस्से में अपना फायर एट्रीब्यूट यूज करता है, चिल्लाते हुए कि अगर एलिस उसकी नहीं होगी तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। वो उन पर एक अटैक फेंकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ब्लेक का बैरियर उन सबको बचा लेता है। गुंथर हमारे हीरो के लिए नफरत उगलता है, लेकिन एलिस उदासी से सोचती है कि वो ऐसा विलन क्यों बन रहा है। वो उससे वापस आने की भीख मांगता है और उस दिन के बारे में बात करता है जब उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। एलिस हैरान रह जाती है क्योंकि उन्होंने कभी एक दूसरे से ज्यादा बात तक नहीं की। गुंथर चीखता है कि उसे उसका प्यार वापस चाहिए। इसी दौरान एडा उसके लिए बुरा महसूस करती है क्योंकि वो डिल्यूजनल हो रहा है।
अचानक लेडी हीरो ब्लेक की तरफ मुड़ती है और सफाई देना शुरू करती है कि उसने कभी किसी को डेट भी नहीं किया, और हमारा हीरो हैरान रह जाता है। फिर एलिस अनाउंस करती है कि अटैकर को अरेस्ट कर लिया गया है और सबको यकीन दिलाया जाता है कि अब कुछ बुरा नहीं होगा। हर कोई दोबारा सेलिब्रेट करने लगता है और लेडी हीरो खुश है कि उन्होंने एस्कॉर्ट्स हायर किए। ब्लेक बस इस बात से खुश है कि वो अपनी टीममेट्स के साथ किसी काम आ सका। जब वो सेरेमनी में पहुंचते हैं, स्वेन मुश्किल से अपनी एक्साइटमेंट रोक पाता है और ये लड़कियों के लिए शर्मिंदा कर देने वाला होता है। स्वेन की वजह से वो नोटिस किए जा रहे हैं, लेकिन अचानक कोई उनके पास आता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। जब वो पीछे देखते हैं तो ये ईडा और एलिस हैं, जो इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं। हर कोई उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है, यहाँ तक कि ब्लेक भी खुद को रोक नहीं पाता और मानता है कि वो कितनी अमेजिंग लग रही हैं। एलिस शर्मा जाती है, जबकि ईडा बस उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर कैप्टन अंदर आता है ये कहते हुए कि उन्होंने वहाँ कितना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट आजिज इंसान है, इसलिए वो टॉपिक स्वेन और लड़कियों पर शिफ्ट कर देता है जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। वो तीनों प्राउड फील करते हैं, लेकिन स्वेन इस पर थोड़ा घमंडी हो जाता है। फिर ब्लेक क्लारा की तरफ मुड़ता है और उसकी परफॉर्मेंस की भी तारीफ करता है। एलिस सोचती है कि हमारा हीरो लैंसेलॉट के करीब कैसे हो गया, और वो बस एक दूसरे को देखते हैं। बाद में वो सब अपनी शाम एंजॉय करते हैं, जबकि स्वेन, क्लारा और तेरेसा को नीचे दर्जे के लोगों के तौर पर नोटिस किया जा रहा है। नोबल्स उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई कचरा हो, जिससे ब्लेक अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन ब्लेक बात टाल देता है, सोचते हुए कि वॉल और रुआ हरमीना कहाँ है। एदा उसे बताती है कि वॉल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। इसी दौरान हर्मीना कुछ नोबल्स के साथ घूम रही है, लेकिन हमारे हीरो को यकीन है कि वो जल्द ही उनसे मिलेगा। डांस जैज बैंड के बेहतरीन म्यूजिक के साथ शुरू होता है। एलिस डांस के लिए अपना हाथ ब्लेक को देती है। इस हकीकत के बावजूद कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने पहले कभी डांस नहीं किया, वो फिर भी उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे कहती है कि उसके स्टेप्स फॉलो करे। वो दोनों डांस कहते हुए एक अमेजिंग वक्त गुजारते हैं। इसी दौरान एडा और क्लेरा उन्हें घूरते हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ डांस के लिए एडा को देता है और वो खुशी से अपना हाथ उसे दे देती है। उन्हें डांस करता देख कैप्टन मुस्कुराता है, जिसे एलिस नोटिस करती है। यहाँ तक कि कैप्टन को भी यकीन नहीं आता कि वो मुस्कुरा सकता है, और वो अपने बदले हुए रवैये का क्रेडिट ब्लेक को देता है। एलिस और लैंसलॉट दोनों मानते हैं कि वो पुरस्कार होने के बावजूद खास है, क्योंकि तकरीबन हर कोई उससे असरअंदाज हो जाता है, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। लैंसलॉट समझ जाता है कि एलिस का मतलब गंथर था। फिर भी एलिस अभी भी परेशान है कि उसके साथ क्या होगा। कैप्टन कहता है कि उसकी सजा शायद सर कलम करना होगी, क्योंकि अपने प्यार के बजाय अपने पागलपन में फंस गया था। इससे एलिस को थोड़ी तसल्ली मिलती है। कुछ दिनों बाद ब्लेक और उसकी टीम को दूसरे मुल्क की एक्सपीडिशन के बारे में बताया जाता है। ईडा और एलिस नर्वस होकर हंसती हैं और इसे किस्मत पर डाल देती हैं। एक्सपीडिशन का मकसद दूसरों को डीमन किंग की हार और पूरी सिचुएशन के बारे में बताना है। ईडा ऐड करती हैं कि ये हेनरिया किंगडम की ताकत दिखाने के लिए भी है। दोनों लेडी हीरोज बैरियर मीट से रिक्वेस्ट करती हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में किंगडम का ख्याल रखें। फिर ईडा उसके कान में फुसफुसाती है, एक बार वो वापस आ जाए तो उसे खुद पर डिपेंड रहने दें। वो हंसता है और मान जाता है। एक लम्हे बाद वो अलविदा कहते हैं। कैप्टन जानता है कि डीमन किंग को हराने के बाद ये पहली बार है कि हीरो की पार्टी रॉयल कैपिटल छोड़कर गई है, और वो उम्मीद करता है कि कुछ ना हो। लेकिन कुंदर की एक झलक दिखाई देती है, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट है। हीरो की पार्टी के जाने की एक हफ्ते बाद वाकई कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई हफ्ते गुजरने के बाद भी गुंथर अभी भी सेल में सड़ रहा है। इसी दौरान स्वेन, क्लारा और टेरेसा सख्त ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। स्वेन सोचता है कि उन्हें मिशंस क्यों नहीं मिलते, बस ट्रेनिंग। क्लारा और टेरेसा जानते हैं कि मिशंस ट्रेनिंग से ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, लेकिन स्वेन अपनी फिजिकल एबिलिटीज चेक करना चाहता है, इसलिए वो कुछ मिशंस पर जाना चाहता है। अचानक ब्लेक गुस्से से अपने पीछे दिखता है और स्वेन सोचता है कि उसने उसे नाराज कर दिया, लेकिन पता चलता है कि मयाज़मा की एक बहुत बड़ी लहर आ रही है और हमारे लड़के ने इसे महसूस कर लिया। कैप्टन और हमारा प्रोटैगनिस्ट जानते हैं कि उन्हें अभी वहां होना चाहिए, तो वो देखने जाते हैं कि क्या कर रहा है। जो वो देखते हैं वो उन्हें चौंका देता है। पूरा शहर म्यास्मा के असर में है। एक बच्चा और उसकी माँ इसमें घिर नहीं वाले हैं, लेकिन हमारा हीरो उन्हें बचाने के लिए अपना बैरियर मैजिक यूज करता है। फिर वो अपना बैरियर मैजिक इस हद तक यूज करता है कि पूरे रॉयल कैपिटल पर बैरियर लगा देता है।
कैप्टन नोटिस करता है कि मियास्मा कम हो रहा है, लेकिन ये उस बैरियर की वजह से है जो हमारे लड़के ने लगाया। उसका शुक्रिया अदा करते हुए कैप्टन सोचता है कि बैरियर कब तक टिका रह सकता है। ब्लेक बताता है कि वो इसे अगले कुछ महीनों तक रख सकता है, लेकिन वो मैजिक इन्फ्यूजन टाइप मैजिक सर्कल यूज नहीं कर सकता और वाइड एरिया फॉर्मूला यूज करने के लिए वक्त कम है। अचानक वो दोनों शहर में कुछ अटैक्स नोटिस करते हैं जो ईविल मेजेस की कारस्तानी है, जो पूरे शहर को मिटाना चाहते हैं। कैप्टन जल्दी से ब्रेक को शील्ड लगाने का और नाइट्स को उनके एरिया संभालने का ऑर्डर देता है। ये अभी भी क्लियर नहीं है कि ये किसी और मुल्क का हमला है या कोई बगावत करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर स्वेन, क्लारा और थेरेसा पैनिक कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। इसी दौरान कैप्टन और उसका क्रू सिविलियंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तीनों लोगों को छुपने के लिए गाइड करते हैं, लेकिन ईविल मेजेस रॉयल मेजेस को देख लेते हैं और उनकी जिंदगी खत्म करने का फैसला करते हैं। वो स्वेन और तेरेसा पर अटैक करने ही वाले होते हैं। अब वो तीनों अपना टीम वर्क दिखाते हैं और कुछ मेजेस को गिरा देते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ब्लेक की ट्रेनिंग के मुकाबले दुश्मनों को गिराना कितना आसान है, लेकिन जल्द ही वो दोबारा ईविल मेजेस से घिर जाते हैं और रास्ता ना देखकर वो वापस लड़ने का फैसला करते हैं। वो कई मेजेस को हराने में कामयाब हो जाते हैं। तभी क्लेरा एक बच्चे को देखती है जिस पर हमला होने वाला है और फौरन उसे बचाने के लिए भागकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। हमला लगता है और स्वेन और तेरेसा हिल जाते हैं, ये सोचते हुए कि क्लेरा पर बॉम्ब गिरा। लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा नहीं रहती जब बैरियर मेज ने उसे और बच्चे को कुछ दूसरे सिविलियंस के साथ बचा लिया। सिविलियंस अपने इर्द गिर्द बैरियर देखकर कंफ्यूज हैं, यहाँ तक कि कैप्टन भी इस अचानक बैरियर से दंग रह जाता है। वो पीछे ब्लेक को देखता है जिसने ईविल मेजेस से बचाने के लिए हर सिविलियन पर बैरियर लगा दिया है। तेरेसा एक ईविल मेज पर हमला करती है जो क्लारा और बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर वो दोनों क्लारा और बच्चे की तरफ भागते हैं, लेकिन क्लारा बताती है कि वो ब्लेक के लगाए हुए बैरियर से महफूज हैं। स्वेन इधर उधर देखता है कि बूढ़ा आदमी कहाँ है। वो ये देखकर हैरान होते हैं कि बैरियर्स तकरीबन हर सिविलियन को कवर कर रहे हैं और वो तीनों बैरियर मेज से इम्प्रेस हो जाते हैं। कैप्टन सबको लड़ते रहने और बैरियर के अंदर रहने का ऑर्डर देता है, लेकिन बागी आर्मी तादाद में ज्यादा है और अगर उनकी तादाद बढ़ती रही तो किंग खतरे में पड़ सकता है। कैप्टन मैजिक कोर्प्स की ट्रूप्स के बारे में पूछता है, लेकिन उसका साथी बताता है कि वहां कोई नहीं है। वो ये जगह छोड़ भी नहीं सकते वरना सिटीजन्स खतरे में पड़ जाएंगे और कैसल तक पहुंचने में वक्त लगेगा। तो वो ऑर्डर देता है कि कैसल को नाइट कोर्प्स और ब्लेक पर छोड़ दिया जाए, जबकि बाकी लोग यहाँ सिचुएशन संभालें। साथी को एहसास होता है कि ब्लेक कितना काबिल एतमाद है। दूसरी तरफ नाइट्स बैंडिट्स को कैसल से बाहर रखने के लिए चीखते हैं, लेकिन किसी तरह सारे नाइट्स के होने के बावजूद वो अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। वो जो एक्सपेक्ट नहीं करते वो ये है कि कैसल भी बैरियर मैजिक से कवर्ड है। जैसे ही वो कैसल के सामने खड़े होते हैं, वो नाइट्स के हाथों पीछे से मारे जाते हैं। नाइट्स कोशिशों के लिए ब्लेक का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी दौरान बैंडिट्स ब्लेक और उसके बैरियर मैजिक को गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। अचानक एक बड़ा हाथ ब्लेक की टांग पकड़ता है और उसे पीछे खींचकर जमीन पर पटक देता है, लेकिन ब्लेक बिना किसी चोट के खड़ा हो जाता है। पता चलता है कि बैंडिट्स पे गंथर भी था। ब्लेक सोचता है कि क्या ये बगावत उसने की है, जिस पर गंथर चीखता है कि एक हाई रैंकिंग नोबल से ऐसे बात नहीं की जा सकती। वो खून का प्यासा लग रहा है और चिल्लाता है कि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को मार देगा, लेकिन ब्लेक अपना सुकून बनाए रखता है क्योंकि वो एक नोबल आदमी है। हमारा हीरो सोचता है कि गंथर झील से बाहर क्या कर रहा है और गंथर अपने कुछ सपोर्टर्स का जिक्र करता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ हमारे प्रोटैगनिस्ट को मारने आया है। ब्लेक को अभी भी समझ नहीं आता कि गुंथर ऐसा क्यों करेगा। उसका दुश्मन इस पूरे हंगामे के लिए उसे ब्लेम करता है, ये कहते हुए कि वो ब्लेक की वजह से डिमोट हुआ और बॉर्डरलैंड्स भेजा गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्लेक एलिस को उससे छीनने में भी कामयाब रहा। लेकिन ब्लेक सोचता है कि ये सब कर्मा है। अगर ब्लेक ने ईमानदारी से जिंदगी गुजारी होती तो ये ना होता, और एलिस ने खुद अफॉर्म किया कि वो कभी लवर्स नहीं थे, तो बेहतर है कि वो अपनी बर्बादी की जिम्मेदारी खुद ले। ये सुनकर गंथर दांत पीसता है और ऐलान करता है कि वो अपने सपोर्टर्स की मदद से ब्लेक को जला के मार देगा। फिर वो उन्हें बैरियर नेच पर हमला करने का ऑर्डर देता है और वो सब एक साथ हमारे हीरो पर धावा बोल देते हैं। बैरियर मेज पर इतने हमलों के बावजूद वो एक बैरियर निकालने और खुद को डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है। रेबल्स अपनी पूरी ताकत लगाते रहते हैं क्योंकि उन्हें गंथर ऑर्डर दे रहा है। ब्लेक जितना हो सकता है खुद को डिफेंड कर रहा है,
लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जहां उसका बैरियर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और टूट जाता है। गुंथर इसे एक मौका समझता है और फौरन रेबल्स को हमला करने और न रुकने का ऑर्डर देता है। प्रोटैगनिस्ट फिर हवा में उठता है, जिससे गुंथर को लगता है कि ब्लेक भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हीरो सिर्फ अपने बैरियर मैजिक से अटैक्स को काउंटर करता है। शैतानी तरीके से गुंथर मुस्कुराता है और सोचता है कि क्या उसकी पावर कम हो गई है, क्योंकि वो रॉयल कैपिटल बचाने के लिए भी अपना मैजिक यूज कर रहा है। वो उस पर हंसता भी है, ये सोचते हुए कि ब्लेक उन लोगों को बचाते हुए मर जाएगा जिनकी जिंदगी बचने लायक ही नहीं। लेकिन हमारा हीरो एग्री नहीं करता। वो अपनी कामयाबी का क्रेडिट लोगों को देता है। ये सच्चाई गुंथर को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो उस पर एक बार फिर हमला करता है, जिसे ब्लेक डॉज कर लेता है। तेजी से ब्लेक मूव करता है और रेबल्स के एक ग्रुप को घिरा देता है। कंफ्यूज होकर गुंथर पीछे देखता है, सोचते हुए कि ब्लेक ने अभी क्या किया। ये एक मोबाइल बैरियर टेक्निक है जो अलग अलग रूप में आती है, ऑफेंसिव, डिफेंसिव और हीलिंग टेक्निक। ये सुनकर हमारे लड़के का दुश्मन एक बार फिर चीखता है कि उसे बताए कि पावर क्या होती है, जो कि कमाल है, क्योंकि जो वाहिद चीज वो पहले जानता था वो ये थी कि बैरियर टेक्निक डिफेंड कर सकती है और सिर्फ होली मैजिक हील कर सकता है। गंथर समझ नहीं पा रहा कि ब्लेक ने ये कैसे यूज किया, लेकिन ब्लेक ने इस लेवल तक पहुंचने के लिए सख्त ट्रेनिंग की है जिसे दुश्मन एक मजाक समझता है। तो वो हमारे लड़के पर दोबारा हमला करता है और ब्लेक हमेशा की तरह उसे डॉज कर लेता है और साथ ही मजीद रेबल्स को गिरा देता है, जब तक कि सिर्फ गंथर बचा रह जाता है। हमारा हीरो उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन गंथर के पास कुछ बचा है, एक चमकता हुआ क्रिस्टल जिसे वो फौरन निगल लेता है, जो उसके मुताबिक उसे इनविंसिबल बना देता है। वो असल में इसे एलिस के साथ यूज करना चाहता था ताकि वो उसके आगे झुक जाए, लेकिन ब्लेक उसे ऐसा नहीं करने देगा, जो गंथर को और गुस्सा दिला देता है क्योंकि हमारा हीरो एलिस का प्रोटेक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी नई मिली पावर जमा करता है और ब्लेक पर फेंकता है, लेकिन वो अपने बैरियर मैजिक से खुद को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। उसके नए मैजिक से एक बड़ा धमाका होता है और वो बैरियर मेज पर हमले करना नहीं रोकता और उसे मारने की बद्दुआ देता रहता है। गंथर दोबारा हंसता है, हमारे हीरो को टोकते हुए कि अब अपना पुरसुकून लहजा दिखाए, लेकिन उस पर एक बड़ा हमला करने के बाद भी ब्लेक अभी भी खड़ा है। फिर भी गुंथर कॉन्फिडेंट है कि वो अभी भी उसे गिरा सकता है, ये सोचते हुए कि बैरियर्स अब बेकार हैं। जब वो हमारे हीरो पर दोबारा हमला करता है तो उसके अटैक्स कोई और नहीं बल्कि उसके टीममेट्स स्वेन, क्लारा और तरीसा काउंटर करते हैं। वो भागते हुए उसके पास आते हैं और बताते हैं कि सारे रेबल्स को हरा दिया गया है और मैजिक कॉप मियाज़मा को हैंडल कर सकती है। अब वो उनके साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता है। गुंथर गुस्से में चिल्लाता है कि वो इस बूढ़े आदमी के साथ मर जाएंगे, लेकिन हमारे हीरो के साथ अब कुछ अलग है, क्योंकि उसका सारा मैजिक वापस आ रहा है। वो अपने दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। उसकी टीम लीड्स उसकी मैजिकल पावर देखकर दंग रह जाते हैं। गंथर खौफ महसूस करता है और हमारे लड़के को ये सोचने पर मजबूर करने की कोशिश करता है कि वो कभी नहीं जीतेगा। वो उस पर हमला करता है सोचते हुए कि ब्लेक आखिरकार मर गया, लेकिन ब्लेक बिना किसी खरोश के बाहर निकल आता है, जिससे गंथर और भी ज्यादा डर जाता है। हालांकि वो हमला करते रहने का फैसला करता है, उसके अटैक्स बेहतरीन मैजिक होने के बावजूद पूरी तरह बेकार हो जाते हैं। हमारा लड़का फिर गुंथर को कैद करने के लिए अपना बैरियर मैजिक यूज करता है, जो घबराकर बाहर निकलने के लिए चीखता है। बैरियर के अंदर गुंथर पर बैरियर मैजिक से हमला होता है और वो दर्द में चीखता है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है, अपनी हार कबूल नहीं कर पाता और सोचता है कि बैरियर मैजिक में आखिर है क्या। ब्लेक चलता हुआ आता है और कहता है कि बैरियर मैजिक सबको प्रोटेक्ट करने के लिए है और गुंथर जमीन पर बेजान पड़ा रहता है। फिर उसकी टीममेट्स उसकी तरफ भागते हैं और क्लारा उसे गले लगा लेती है। वो उसे महफूज देखकर खुश है। आखिरकार कैप्टन पहुंचता है और देखता है कि ब्लेक ठीक है, वहां एक कर्स डिवाइस है जो गुंथर ले आया हुआ था, जिससे सारा मायाज़मा निकल रहा था। वो यकीन नहीं कर पाते कि गुंथर इसे क्यों लाएगा, जिस पर ब्लेक उन्हें बताता है कि उसने कहा था कि उसके पास किसी किस्म की सपोर्ट थी। सारे अजीब वाकयात भी अभी शुरू हुए थे, लेकिन कैप्टन टॉपिक बदल देता है क्योंकि उन्होंने रॉयल कैपिटल को बचा लिया है। वो इसके लिए ब्लेक का शुक्रिया अदा करता है। कुछ हफ्तों बाद किंग हमारे हीरो को कोर्ट बैरियर मेज मुकर्रर करता है। ये एक नई पोजीशन थी, लेकिन ब्लेक की कोशिशें इनकार के काबिल नहीं। हर कोई सेलिब्रेट करता है और प्रोटैगनिस्ट को अभी भी यकीन नहीं आता कि उसे एक ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है।
वो सब ब्लेक की डेब्यू की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उस आदमी को देखने के लिए लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा है जिसने उनका शहर बचाया। हमारा हीरो भीड़ को हाथ हिलाता है जबकि वो सब उसके लिए चेयर करते हैं। बाद में वो पूरी तरह थका हुआ महसूस करता है। उसे अभी भी यकीन नहीं आता कि क्या हुआ और जिस कमरे में वो बैठा है। वो सोचता है कि खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना बुरा नहीं है, क्योंकि पहले वो मानता था कि उसका मैजिक बिल्कुल बेकार था। तो अब वो इसे हर जगह फैलाने का फैसला करता है कि बैरियर मैजिक वो ताकत है जो सबको महफूज रखती है। वो लोगों को बैरियर मैजिक में ट्रेन भी कर सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग महफूज रह सके। एक बैरियर मेज की कहानी जिसने तारीख बदल दी।